सऊदी अरेबिया में 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए सऊदी अरेबिया में। उसके अलावा सऊदी अरेबिया में जो एजुकेशन है इंडिया की वो प्रमोट की जा रही है। कोई तो है जो पाकिस्तान के एटमी असासों के पीछे पड़ा हुआ है, कोई तो है कि जिसकी बुरी नज़र है हमारे एटमी प्रोग्राम पर। हिंदुस्तान ने पूरा प्रोग्राम परसों चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान बेच रहा है अपने असासे। हमें पता है इस पे बात हो रही है, इसी बात पे फंसा हुआ है। लुक एट दैट। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर इंडियन जो टीचर्स हैं उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। इंडियंस वहाँ स्कूल बना रहे हैं। कोई तो है जो ये चाहता है कि भारत इस खित्ते की वाहिद एटमी सुपर पावर बन जाए। कोई तो है जो ये चाहता है कि इस्लामी दुनिया की पहली और वाहिद एटमी पावर को कमज़ोर कर दिया जाए। I have been with Indian people. I have a lot of Indian friends. They are really lovely people and I really miss them. I often talk with them. मेरी उनसे बात होती है, सब कुछ होता है। जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन चाइना को काउंट करने के लिए। इंडिया के अंदर और कश्मीर के अंदर सर सारी लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन प्रमोट की जा रही है। पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए, इंडिया से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है हम अपने बच्चों को सिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारी उससे दोस्ती नहीं हो सकती। वो अपने बच्चों को अगर शुरू से ये आदत डाल देंगे ना, इंडिया तुम्हारे साथ झगड़ रहा है, इंडिया को मारो, इंडिया का कोई बंदा है उसको मारो, इंडिया का कोई बंदा है अपने घर बिठा के रोटी तो खिलाओ एक दफा। वो तुम्हें उससे डबल ना प्यार दे मुझे बात करना यार आप आके। और इन सब बयानात के बाद अब हुकूमत कहती है कि IMF से तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। कुर्बान जाऊं ऐसी मासूमियत के। अरे क्या हम लोग घास खाते हैं? क्या हमें मालूम नहीं है कि ये धुआं कहाँ से उठ रहा है और क्यों उठ रहा है? देखें आप हैदराबाद, इंडिया के हैदराबाद के लोगों से मिलते हैं, गुजरात के लोगों से मिलते हैं, इलाहाबाद के लोगों से मिलते हैं। आपको लगता है आप किसी अपने कराची के लोगों के साथ बैठे हैं या अपने लाहौर के लोगों के साथ बैठे हैं? आपके खाने सेम हैं, आपकी ज़ुबान सेम है। नमस्कार दोस्तों, ये जो अरब कंट्रीज़ है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बहुत ही प्रभावित लग रहा है। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए US में अच्छी खासी टेक कंपनीज हो, चाहे वहाँ पर बिजनेस करने वाले लोग हो, चाहे जॉब करने वाले लोग हो, या फिर कहें कि इवन पॉलिटिक्स में भी हो, अच्छे खासे इंडियंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इंडियन ओरिजिन की बात आएगी तो ऑब्वियस है यहाँ पर कि इंडियन एजुकेशन की भी बात होगी कि भाई इंडिया से एजुकेट होकर ये सारे लोग वहाँ पर गए थे। ठीक है, अगर आप दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो तो जैसे मैंने कहा कि बड़ी बड़ी टेक जायंट्स है, उसके CEO भी इंडियंस है। तो यहाँ पर सऊदी अभी एक्स मुस्लिम भी हो रहा है धीरे धीरे करके। सऊदी जो है, या फिर कहे कि उनके जो प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो भी अब धीरे धीरे करके थोड़े लिबरल होते जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि भाई वो पूरी दुनिया से जो अच्छी सिस्टम है वो डेवलप एडॉप्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ देम। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि आने वाले दिनों में इंडिया के कई सारे इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स जो है वहाँ पर खुलने वाले हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, कैसा देश हो? पाकिस्तान मतलब ज़्यादा बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। भारत तो पाकिस्तान की दुश्मनी है, होनी चाहिए, खत्म होनी? हाँ, खत्म होनी चाहिए। लड़ाई करना चाहिए आपस? नहीं करना चाहिए। इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करें, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुल्क के बारे में बुरा सोचते हैं। वो कश्मीरियों को भी तंग करते हैं। ये आपको सब किसने बताया, किसने सिखाया? न्यूज़ में भी मम्मा पापा भी बताते हैं। मामा पापा भी बताते हैं और न्यूज़ से भी देखते हो। अच्छा मुझे बताओ कि कभी वैसे दिल करता है कि इंडिया वालों के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, वो यहाँ पर आए, हम वहाँ पर जाएं? डेफिनेटली हम इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडिया के लोग भी यहाँ पर आते हैं। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। इतनी नफरत इंडिया से? हाँ जी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत पाली हुई है? हाँ जी। क्या वजह है? बस ऐसे ही अच्छे नहीं लगते। वीडियो देखिए, क्या कहेंगे? जी, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा। एक्चुअली आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम चाइना एंड आई हैव मैनी इंडियन फ्रेंड्स एज वेल। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो बिल्कुल ये वीडियो देख के मुझे थोड़ा सा हैरानगी भी हुई है कि हमारे जो एक माइंडसेट के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा भर दी गई है कि इंडिया बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है। आई डोंट नो, मैं ये बात कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता जो इस वक्त हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स के हालात हैं। बट जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये जो आपने वीडियो दिखाई ये 100% ट्रू है। आई हैव बीन विद इंडियन पीपल, आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स, दे आर रियली लवली पीपल एंड आई रियली मिस देम। आई ऑफन टॉक विद देम, मेरी उनसे बात होती है, सब कुछ होता है।
बट मुझे ये देख के बिल्कुल हैरानगी हो रही है और मैं बल्कि आपके इस इनिशिएटिव को भी जो है वो अप्रिशिएट करूँगा कि ये चीज़ अवेयरनेस इस तरह से होनी चाहिए। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, इस लड़ाई में, इस दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा। अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर्स भी जब उन लोगों से मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो आपको हैरानगी होती है कि देखें आप हैदराबाद, इंडिया के हैदराबाद के लोगों से मिलते हैं, गुजरात के लोगों से मिलते हैं, इलाहाबाद के लोगों से मिलते हैं, आपको लगता है आप किसी अपने कराची के लोगों के साथ बैठे हैं या अपने लाहौर के लोगों के साथ बैठे हैं। आपके खाने सेम हैं, आपकी ज़ुबान सेम है, आपका सोचने का अंदाज़ सेम है। इतनी सब चीज़ें सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद इतने डिस्टेंसेस क्यों हैं? तो ये एक, मुझे भी आज तक ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि ये माइंडसेट डेवलप करने की वजह क्या। और इसके अंदर ये नहीं है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या हमारी अथॉरिटीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए इंडियन अथॉरिटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये बायलैटरल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। ये एक तरफ से भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो कि इसकी, जैसे अब आपने ये इनिशिएटिव लिया है, इंडिया के बच्चे तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क ही होगा और हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए, इंडिया से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है हम अपने बच्चों को सिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारी उससे दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल, ये तो आप बच्चों को जिस तरह से एजुकेट करते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको तो नहीं इस चीज़ का आइडिया होता। जो आप उनको मीडिया के ज़रिए या टीवी चैनल्स पे या जो नैरेटिव आप डेवलप करते हैं या जो उनको बात सिखा दी जाती है वो वही बोलते हैं। बट जब वो यही, जैसे मैं हूँ, मैं अगर इस एज में होता जो आपने वीडियो दिखाई है तो शायद मैं भी यही तासुर देता कि इंडिया इज़ आवर एनिमी। बट जब मैं अक्रॉस द बॉर्डर आई हैव अ फॉरेन एक्सपीरियंस, मेरे कुछ दोस्त बने, मेरा एक्सपोजर हुआ, मैं उन लोगों से मिला, और ये नहीं कि आपने तो ये वीडियो दिखाई, बट द सेम थिंग एग्जिस्ट इन इंडिया एज वेल। सर मेरे खुद बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मेरा जिनसे बहुत ज़्यादा राब्ता है, मोस्टली मेरा उनसे अक्सर, मतलब आप कह लें कि वीक में 2-4 बार राब्ता होता रहता है और कभी भी ऐसी सोच, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। और मुझे ये देखकर बहुत हैरत हो रही है कि हमने छोटे छोटे दिमागों में इतनी ज़्यादा नफरत भर दी है। कल मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था, हरबचन सिंह इंडियन क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी शुएब अख्तर साहब। आप यकीन करें कि ये ऐसे जैसे सगे बहन भाई दोस्त नहीं होते, इस वायरल हुए। अच्छा, अब क्या होता है, मुझे ये बात बताएं, हमें तो आप दिखाते हैं शुएब अख्तर हरबचन सिंह दुश्मन है या पाकिस्तान इंडियन दुश्मन है। भाई जब ये मोहब्बत कर सकते हैं ना आपस में, आम आदमी क्यों नहीं कर सकता? हमारी ख्वाहिश है कि हम इंडिया की सड़कों पे घूम रहे हों, हमारी ख्वाहिश है कि हम ताजमहल देख रहे हों, वहाँ के लोग यहाँ मैच देखने आए, हमसे मिलने आए, हमारे साथ दोस्ती करें। आई रिसेंटली हमारे साथ एका रखें, हमारे साथ बना के रखें, हम वहाँ जाएं, वो यहाँ आए, कोई वीजा कोई पासपोर्ट की जरूरत ना हो, जैसे ट्रेन जाती है वैसे जाए, जैसे जाती है बस जाती है, साथ ही वाघा बॉर्डर है, यहाँ से बस जाती है, बाहर निकले वहाँ से इंडिया, वहाँ से आए तो पाकिस्तान। अच्छा, अभी जो आम पब्लिक है, देखें ये जो जाहिर बात है जॉब कर रहे हैं, इतनी ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन उन्हें भी अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है। आबद अली जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ मुझे पाकिस्तान से प्यार है, डेफिनेटली इन्हें भी पाकिस्तान से प्यार होगा, लेकिन हम नफरतें खत्म करेंगे। और ये जो हमने मिशन स्टार्ट किया अभी भाई, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मिशन के बारे में एंड पे बताऊंगा। नहीं, मिशन पीस के नहीं, वैसे ओवरऑल मिशन पीस के बारे में भी बताना जल्द, वो भी सीरीज हम स्टार्ट बिल्कुल ठीक। आज मुझे फोन आया, मैं दुकान पे नहीं था, मेरी मिसेस बीमार थी, डॉक्टर पे मैंने आपको बताया था, तो मुझे एक फोन आया मेरी दुकान से, मुझे कहते यार एक भाई ना आपकी वीडियो लेके फिर रहा है, अच्छा, और वो आपसे मिलना चाह रहा है। मैंने कहा जी उससे पूछो क्यों मिलना चाह रहा है, क्या वजह है? उसने कहा यार इंडिया में ना हमारे बिजनेस के साथ एक दोस्त हैं, सिख कम्युनिटी है वो, तो वो आपकी वीडियो देखते हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। यकीन कीजिए, इसलिए नहीं कि पता नहीं मैं कोई फेमस, मैं स्टार शूट कुछ नहीं हूँ, आप जैसा आम आदमी सबकी तरह। मुझे खुशी इस चीज को, मुझे इंडियन ने फोन कर रहे हैं, यार इंडियन मुझसे प्यार करता है, मुझसे बात करना चाह रहे हैं। क्या लगता है वो लोग नफरत करते हैं? मैं तो कहता हूँ बड़ी मोहब्बत, ये मेरे बड़े देखने वाले बात है, वो मोहब्बत करते हैं, हम लोग उनसे नफरत करते हैं। अगर हम लोग सही हो गए तो वो लोग ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे हमारे साथ। ये हमारा कैसे ठीक होंगे आप बताएं? आबिद अली भाई के साथ तो हम बात करते रहते हैं, आपके ख्याल में कैसे ठीक होंगे, कैसे हमारी नफरतें खत्म होंगी, कैसे हम मोहब्बत? हमारे में, मैं कहता हूँ हमारे में बस एका आ जाए कि हम उनकी साइड हों, वो हमारी साइड हों, तो एका आ जाएगा, आपस में बराबरी हमारी बिल्कुल ऐसे जैसे कि बहन भाइयों का रिश्ता हो जाएगा। हम नहीं कहते कि इंडिया कौन है या पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान भी अच्छा नहीं है, इंडिया भी अच्छा नहीं है, ये नहीं हम कहते। हम कहते हैं आपस में मिलजुल के रहें, एका बने, इत्तेफाक में बहुत बरकत है। गाइस इजिप्ट ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है गंदम के, गाइस इंडिया को कहा है कि आपने जो गंदम के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है उसको दोबारा से खोल दें, हमें गंदम की अशद जरूरत है। इंडिया से आटा लेना चाहिए, क्या इंडिया से मांगना चाहिए आटा या नहीं? इंडिया से आटा लेने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। बात यह है हर इंसान का हक है एक आज़ाद जिंदगी जीना, ठीक है।
भूखा रह के जी लेगा, चाहे मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए हैं। जब पेट में खाने के लिए कुछ होगा नहीं, आवाम मर जाएगी, तो फिर इस जिद्दबाजी का दुश्मनी निभाकर दुश्मनी करके क्या मिलेगा सर? ये देख लें कि हम पाकिस्तानी हैं, इससे ज़्यादा हम क्या जलील होंगे कि हम जगह जगह मुल्कों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दे दो जी, हम कटोरा लेके आए हैं, हमारा कटोरा भर दो, इतने पैसे दे दो, हमारा मुल्क ना ये हो। ये फेडरेशन है, ये कन्फेडरेशन है। ज़मीन, फिर यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, फिर रिसर्च नहीं है, अच्छे बीज नहीं आ रहे, तो पैदावार इंडिया से आधी कैसे हो सकती है? वो ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, उनकी ज़मीन हमसे ज़्यादा फर्टाइल है। मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर को बेच देना चाहिए? जी जी। क्यों? क्योंकि हम ये पहले अपने इन 4 सूबों के 4 जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दें, अपने मुल्क के हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन यूएस के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं, आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। तो अभी खबर आई है कि क्वेटा से शाल से जो ट्रेन पाकिस्तानी मजदूर फौजियों को लेकर आ रही थी पंजाब, उसको आईईडी के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने धमाके से उड़ा दिया है उसकी पटड़ी को, जिसकी वजह से बोगियां उतर गईं और 10 कम से कम सिपाही पाकिस्तानी हैं वो मारे गए, 25 जख्मी हैं। सऊदीया और यूएई ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए $4 बिलियन देने का वादा किया है, लेकिन इस बार एक अजीब सी शर्त साथ रखी है। पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है कि पाकिस्तान को चाहिए वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, पॉलिसीज को रिव्यू करे। जिस तरीके से भी रिलेशनशिप ठीक हो सकते हो इनको करने चाहिए। ये मजबूरी है आपकी इस वक्त एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल की ये फाउंडेशन है। ये हमने अपने तीनों बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया और अभी कश्मीर की खबर, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है, वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा, जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना। नमस्कार दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर एक और धमाका हुआ है और तकरीबन 10 पाकिस्तानी आर्मी के जवान यहां पर ठोक दिए गए हैं। 72 हुरों के पास चले गए हैं, मतलब 72 हुर मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, मतलब 720 हुरे यहां पर अभी भी इंस्टेंट जनरेट करनी पड़ेगी। यहां पर बात हो रही है जन्नत में। अब देखिए, बलूचिस्तान के अंदर ये बात बहुत ही आम होती जा रही है कि कोई भी पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर जाती है, उनका ट्रक होता है, जीप होती है, कोई भी व्हीकल होता है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि वो पहाड़ों के ऊपर से नीचे जाएंगे, वो एक पर्टिकुलर रास्ता होता है, वहीं से आएंगे। अब बलूचिस्तान एरिया इतना बड़ा है कि उसको पूरे एरिया पर चप्पे चप्पे पर नज़र रखना भी मुश्किल है, तो कोई ना कोई जगह पर यहाँ पर आईडी रख दिया जाता है और जैसे ही यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी का व्हीकल निकलता है उसका ब्लास्ट कर दिया जाता है। और बहुत ही आसानी से सारी चीज़ हो रही है पिछले कई दिनों से, कई महीनों से BLA के लिए। पहले BLA के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन जब से TTP आई है और दोनों का गठबंधन भी हो चुका है, मतलब इंडिया में अलग लेवल के गठबंधन होते हैं, यहाँ पर अलग लेवल के गठबंधन है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि ये मसाइल हल करें, तो वाकई ये चाहते हैं या सिर्फ बयानात के हद तक है कि हाँ ठीक है बयान दे दिया और कुछ दिन के लिए चले मीडिया में या कहीं वाह वाह हो जाएगी, उसके बाद फिर बिजनेस एज यूजुअल चलेगा? बल्कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अलग जो स्टेटमेंट दी है, इन्होंने दुनिया में अपनी फॉरेन पॉलिसी की मजीद जंग हसाई कराई है, मजाक उड़ाया है, क्योंकि ये सीरियस नहीं थे। सर सीरियस से मुराद है कि स्टेटमेंट दे के आगे फिर इन्होंने उस पर यू टर्न लिया। देखें, आप जब तक एक पेज पे ना हो, आप अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को पूछ के कोई स्टेटमेंट दिया करें। मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि आपके सर्वाइवल के लिए फ्यूचर में 2 ममालिक के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। वो 2 मुल्क कौन है? एक भारत है और एक अफगानिस्तान, और आपने दोनों के साथ फॉरेन पॉलिसीज में ब्लंडर की। अफगानिस्तान के लिए अपना सारा मुल्क तबाह करके आज वो आपके साथ नहीं। क्यों है? आपकी कमजोरियां हैं, आपने उनको सही हैंडल नहीं किया। भारत के साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने ये तो बिल्कुल फरमाया है कि 4 जंगें हमने खेल के 4 जंगें लड़ के सबक सीख लिया है, लेकिन आखिर में जाके फिर उनके जो उनको चीज नहीं पसंद, आपने फिर उस पर जाके पुश किया है। मेरा जो अगर जाती तौर पे पूछे, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। आपकी जरूरत, ट्रेड आपकी जरूरत है, दालें, गंदम, चीनी, सारी चीजें, अद्वियात इंपोर्ट करना आपकी मजबूरी है हमारे से। बिल्कुल। और उसमें 2 मिसालें मैं ये देना चाहता हूँ। वाजपेयी साहब आए थे यहाँ पे अपना पॉलिटिकल
अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके, रिस्क लेकर। उसके बाद मोदी साहब आए यहाँ पे रिस्क लेकर। आपने आज तक कौन सा रिस्क लिया भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने में? बिल्कुल। आप एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। आपके बाजवा साहब किसी और जगह पे थे, आप किसी और जगह पे थे। आप सुबह बयान देते हैं कि हम ट्रेड शुरू करने लगे भारत से, शाम को यूटर्न ले लेते हैं जी, कैबिनेट कहते हैं मंजूर नहीं करती। अब उसमें बात यह है, अब तो वो आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिकल में डिस्क्लोज किया है कि किस तरीके से जनरल फैज और भारत के एनएसए के दरमियान नेगोशिएशन हो रही थी और मोदी साहब वापस आ रहे थे। मैं कहता हूं वो जो टर्म्स थी उनकी बहुत लेजिट टर्म्स थी। मैं कहता हूं उन्हीं टर्म्स के ऊपर आपको दोबारा भारत के साथ स्टेप्स लेना चाहिए। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों को भारत जाना चाहिए और रिलेशनशिप की स्टार्ट वहां करनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब भी तो एक दफा आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, दफा आने के लिए तैयार थे और लेकिन आपने कैलेंडर किया। इस दफा आपको स्टेप लेना चाहिए कि आप भारत जाएं। और दूसरा देखें, क्योंकि ब्लंडर आपने किए हुए, उन्होंने तो नहीं किया। तो इस वक्त आपकी जरूरत है, मजबूरी है इस वक्त, और आपको अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है। ये पॉइंट सर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जब हिंदुस्तान के कुछ दोस्तों से बात होती है, कहते हैं यार इस वक्त आप प्रॉब्लम्स में हैं। अब बल्कि मजे की बात बताता हूं, मैं एक दफा भारत गया था, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। 3-4 साल पहले की बात, 5 साल पहले की बात। मेरे वो भारत के दोस्त थे, वो कहते थे यार साजिद अब जाओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इसके बाद तो पाकिस्तान में ऊपर आना ही आना है, इससे नीचे कहां जाएगा। मैं अच्छा यार, वो मैं बल्कि वो मुझे कहे हम भी यार वहां इन्वेस्ट कर दें, अब तो पाकिस्तान इसके बाद तो ऊपर आएगा ही आएगा, इससे नीचे कहां जाएगा। लेकिन आप पता नहीं, कोई नीचे से गड़े खत्म ही नहीं हो रहे आप जितना नीचे जाना चाहते हैं। अब मैं छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूं। 4 सूबे हैं, चारों अलग बिहेव कर रहे हैं, चारों अलग। बिल्कुल। यहां तक कि जनेवा आप खैरात मांगने गए हैं तो हर सूबे का बंदा खुद गया खैरात मांगने के लिए। एक सूबे ने तो वहां इमरान खान की तस्वीर ला के खैरात मांगी। यस बिल्कुल। जब खैरात मांगने के लिए भी आपके चारों सूबे अलग अलग हैं, फेडरेशन किस चीज, पाकिस्तान किस चीज का नाम है फिर? झंडे भी अपने बना लें फिर। अब यही कसर रह गई कि झंडे अलग बन जाए और इनके तराने भी अपने बन जाए। अब यही बाकी रह गई ना चीज। एग्जैक्टली। तो आसिम मुनीर साहब, आप ये झंडों का और तरानों का इंतजार कर रहे हैं आप? बिल्कुल। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि हम भारत के साथ कश्मीर के मामले पर पीस टॉक करना चाहते हैं, जिसका रिएक्शन आया पीटीआई की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं कर रहे बल्कि कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर को वाकई में बेच दिया जाएगा, या कश्मीर को बेचना इतना आसान है? जी, मेरे ख्याल से तो कश्मीर को बेचना ही चाहिए, क्योंकि हमसे ये 4 सूबे संभले नहीं रहे। आप सिंध की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, तो हम कश्मीर को क्या संभालेंगे। आपको पता है इस वक्त कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर आटा जो है 150 से 200 रुपए किलो दिया जा रहा है और हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। तो जो फिर पाकिस्तान के साथ है उनके साथ भी तो यही हालात हैं। बलूचिस्तान में देख ले, वहाँ पे भी 160 रुपए किलो आटा मिल रहा है, सिंध में 170-80 रुपए मुश्किल से मिल रहा है। एक तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है वो भी 170-180 का। इससे बेहतर है कि वो चला जाए इंडिया के साथ। वो पहले ही इसी तरह के नारे लगा रहे हैं, आपको पता है वो नारे लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यानी वो इंडिया के साथ पहले ही लहाक को तैयार है। तो सही है, फिर हम क्यों जज्बाती हो रहे हैं? हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, मुज़ाकरात कर लें, शायद इनको थोड़े डॉलर वालर मिल जाए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर को बेच देना चाहिए? जी। क्यों? क्योंकि हम ये पहले अपने इन 4 सूबों के 4 जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दें, अपने मुल्क के हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन यूएस के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं, आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। आपको पता है पहले हमने अपने यूएस एम्बेसी को जो है उसकी इमारत को फॉर सेल कर दिया, फिर हमने अपने 3 बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया, और अब ये कश्मीर की खबर, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है। वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा, जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना, तो वो कभी भी टूट सकता है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो तो कश्मीर के लिए मरने मिटने को तैयार है, और आप कह रहे हैं कि कश्मीर को इंडिया को दे दिया जाए ताकि चंद डॉलर ही आ जाए मुल्क में। तो पाकिस्तानी पहले अपने मुल्क पे तो ध्यान दें, उसके तो हालात बेहतर करें, फिर बंदा बाहर जाए। इवन कि अब तो जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जी हमने गलती कर दी, हमें इंडिया के साथ जो है दोबारा से मिलना है। हम पाकिस्तान में रोटी के लिए तरस गए हैं, वहाँ पे आटे की इतनी ज़्यादा जो है वो फुकदान हो गया है, आटे के रेट जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
जी ऐसे ही है, आपको पता ही है मामलात इतने को ख़राब हो चुके हैं मुल्क में। अब आटा देने के भी जो गवर्नमेंट है उसके पास गुंजाइश नहीं है, ना हमारे पास गंदम है, ना हमारे पास आटा है, कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है जब इंसान किसी चीज़ से दुखी होता है तो उसकी कोशिश होती है यार मैं अच्छी जगह पे जाऊँ। इंडिया हमसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इंडिया ने 10 साल में इतनी तरक्की कर ली है कि शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। इंडिया ने इकोनॉमिकल जो जोन है वो बना लिया है। इकोनॉमिकली तीसरे नंबर पर इंडिया वर्ल्ड वाइड आ रहा है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन को इंडिया डील कर रहा है। हम लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे मुल्क में जस्ट यही है कि जी आटा, दाल, चीनी, इन चीज़ों के पीछे हम लगे हुए हैं। पीछे 70 सालों से हम लोग इसी चीज़ को डील कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल वो लोग जो चाह रहे हैं ये बातें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अवाम में अब वो कहते हैं बर्दाश्त की क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी है। एक बात और बड़ी मार्केट में आजकल फैली हुई है, वो ये कि जी कोई 100-150 बिलियन कहीं से आने वाला है। आई डोंट नो। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बात करें तो वो उनका नाम सुनकर के मुझ जैसे आदमी को चीखें मारने को दिल करता है। ये एसी जो इस स्टूडियो में लगा रखा है ये भी जबरदस्ती चलाता हूँ, हालांकि दिल नहीं करता। जो मुल्क और उसका वज़ीर आज़म और उसका जो वज़ीर ख़जाना है वो छोटे छोटे कर्ज़ों के लिए वो लाइनों में लगे हुए हों, वो कहाँ से 100 या 150 अरब डॉलर, ये बात करते हुए सोचना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि इस पाकिस्तान को मैं अकेले ही लेके चलूंगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। बलोचिस्तान के अंदर पाक फौज पर बलोच दुश्मनों की जानिब से हमला किया गया है। 10 से ज्यादा पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, 4 से ज्यादा जवान लापता हैं और कई जख्मी भी हैं। 50 से ज्यादा बलोच दुश्मन दहशतगर्दों की जानिब से पाक फौज पर हमला किया गया है। इसके अलावा चाइना को धमकी लगाई गई है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हम तबाह कर देंगे जो तुम सी पैक की शक्ल में बलोचिस्तान के अंदर कर। एक जफर इलाली साहब हैं जो डिप्लोमेट हैं, पहले तो उनको ऐसा लगता था कि घोड़े पे बैठ के तलवार निकाल के जीएचक्यू के अंदर घुस जाएंगे किसी दिन। इलाली साहब किसी भी दिन उनका घोड़ा बिल्कुल गैलप करके घुस जाएगा जीएचक्यू रावलपिंडी में। अब सबके जो सुर हैं सर बड़े मध्यम टाइप के हो गए हैं, सबके सुर, क्योंकि किसको नहीं पता कि किसके घर के पास रात को काली वीगो खड़ी है। हम रहते हैं इस मुल्क के अंदर, कुर्बानी क्या है, आज़ादी क्या है, कश्मीर से पूछा जाए, फ़लस्तीन से पूछा जाए कि आज़ादी की कीमत है क्या। अच्छा, हमारी जो जीडीपी है खुरम साहब वो 0.3% भी नहीं है और कुछ तजज़ियाकारों का मानना है कि नेगेटिव में है। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए उसका सूरत रहमान की उस कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहां पे जगह और टाइम दी गई। अब ऐसी सूरत में क्या होता है जी, हर कोई, हम कहते हैं ना आम एक जुमला बोला जाता है कि चढ़ते सूरज को सलाम कर रहा होता है, ऐसा ही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर दरअसल बात हो रही है कि भाई पाकिस्तानी अगर मान लीजिए बाहर जाते हैं, बाहर इन द सेंस कि यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, तो खुद को भी इंडियंस बताते हैं। क्योंकि देखिए इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है। ऊपर से यहाँ पर पूरी दुनिया इंडियन कल्चर से इतना प्रभावित होती है कि यूएस में रहने वाले, यूके में रहने वाले कई सारे इंडियन, कई सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो है वो खुद का रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से ओपन करते हैं कि भाई देखिए हम जो है ना वो इंडियन ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कोई इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी है। मतलब इंडिया का नाम यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पर लगेगा कि भाई गाली देनी है उनको तो गाली देंगे, और जहाँ पर लगेगा कि भाई हमें उनका इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये यही बात हो गई कि जब तक छोटी ना माइक्रो माइनॉरिटी में रहते हैं तब तक के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे 25, 30, 35% की पॉपुलेशन हो जाती है फिर वो अपना असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। That will take India to the next level. मैं इसमें कोई शक नहीं। उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया। आई टेल यू दिस, मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। देखिए कैसा हो
सर हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो। लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके डिफेंस का बजट कम करके तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। यही एक वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। मैं शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें लगा देते हैं भारत के साथ। बल्कि मैं यही एक और बात है, शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके फिर मैं क्या कहूं, यही तो मेरा अलमिया है। ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं, या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। उसकी वजह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है तो आप दिन गुजार रहे हैं। अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया। यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका। मुझे तो सिर्फ यही एक समझ आती है कि आप मोदी जी का जवाब इसलिए नहीं देते कि शायद चाइना नाराज हो जाएगा तो वो चाइना अपना हाथ पैसों से रोक लेगा, लेकिन somehow you have to come up with some kind of solution। तरक्की करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए। आपको बच्चों को आईटी की तालीम, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं लंदन में, तो गरीब के बच्चे का क्यों नहीं सोचते आप जानबूझ के पाकिस्तान को ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ये समझते हैं कि 40,000 मदरसे आपके लीडर प्रोड्यूस करेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिल्कुल, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप ये खासकर अपने बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ाते हो, समझते हो तुम कि पाकिस्तान, हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान। मैंने आपको कहा है ना कि आपकी रूलिंग एलीट जो है आरजू, चाहे वो किसी ब्लॉक से भी हो, किसी पार्टी की हो, किसी इंस्टीट्यूशन की हो, उनके दिल और दिमाग अमेरिका और लंदन में है। वो अपनी बॉडियां जो डरते, लाशें उठा के फिर रहे हैं पाकिस्तान में, अपने बच्चों के लिए लूट मार कर रहे हैं, बददुआएं ले रहे हैं लोग। सर जिस दिन इनके ये डुअल नेशनलिटी रोकी जाएगी शायद तब ये सुधरेंगे। मैं आपको यहाँ पे यह जरूर बताना चाहूंगा आरजू, भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप जो है उस पे ऊपर पाबंदी है कि वो लोग अपने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तो फिर ये ना कि ये, मैंने आपको साले और बहनोई की गेम है, एक साला एक जगह एक दूसरे के साथ मिले में चिट्ठा बैठा इनका मिला हुआ। चले अगले जो मेरा अगला टॉपिक था, मैं बात करना चाहता कि भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। मैंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया। पुरानी बिल्डिंग जो थी 1921 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1927 में मुकम्मल हुई थी। उसमें सीटिंग थी 790 एमपीज बैठ सकते थे पिछली बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग के हालात ठीक नहीं थे, उसमें अब वो अब एज की वजह से उसकी चीजें आ रही थी कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल के ज्यादा। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना, जिसके ऊपर 117 मिलियन डॉलर खर्चा है नई बिल्डिंग बनाने, और उसमें 1272 एमपीज बैठ सकेंगे। और उसमें जो उन्होंने बताया, उन्होंने जो डिजाइन बनाया है, पहले तो पीकॉक डिजाइन है जो वो सारी ओवरऑल जो सीटिंग बैठेगी, और उसके बाद लोटस जो अपर हाउस है वो उसका लोटस की शक्ल होगी, फ्लावर फूल की, क्योंकि लोटस भारत का नेशनल फ्लावर है। जी बिल्कुल। अब उसमें मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिसाइज किया गया उसको। राहुल गांधी ने कहा कि ये लग रहा था जिस तरह मोदी जी की ताजपोशी हो रही है। अपोजिशन ने उसका बायकॉट किया। फिर वहां पे वो होली सेनेगल, क्या उसमें शायद मैं गलत उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने सोने का वो बना हुआ था उसका, वो उसको वहां किया, और वहां पे काफी पुजारी, हिंदू पुजारी बुलाए गए, बहुत सारा अपना उन्होंने इबादत की। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए उसका, सूरत रहमान की कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहां पे जगह और टाइम दी गई। इट इज वंडरफुल जो है। और मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि वो जो होली सेनेगल जो जिसको वो बल्कि मैंने उसका हिंदी में भी नाम पढ़ा, मुझे भूल गया वो जवाहरलाल जो नेहरू थे, उनको भी अगस्त 14, 1947 में जो हिंदू पुजारी थे उन्होंने दी थी। यही कि उसको वो बेसिकली सिंबलाइज टू सर्व इंडिया बेटर एंड सर्व पीपल एंड जस्टिफिकेशन। सबसे ज्यादा जो इस वक्त अपोजिशन और लोग जो कर रहे थे कि इट वाज अ बर्थडे ऑफ वीडी सावरकर, जो कि
हिंदू नेशनलिस्ट थे और बीजेपी सिंपथाइजर थे। सबसे ज्यादा एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि व्हाई इट वाज पिक्ड अप दैट डे, कि उस दिन को उसको इनाग्रेट किया जाए। और फिर वो एक और इतराज ये करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो कि सदर हैं भारत की, उनको क्यों नहीं कहा गया कि इसका इफ्तिताह किया जाए। दैट कम्स अंडर हर पोर्टफोलियो टू हैव दिस सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी। लेकिन फिर वो जिस तरह बात होती है कि जब भी आप बात करते हैं हर एक को खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन इट वाज अ वंडरफुल, मैं समझता हूँ वंडरफुल इवेंट था हमारे लिए, मेरे लिए भी खासकर इसलिए था कि सब मजहबों को वहां पे उस पे ताकि किसी को इतराज ना रहे, और द होल वर्ल्ड वॉच्ड इट। मोदी जी का मैं एक खासकर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे बड़ा याद है, उन्होंने वो लेट के इबादत की। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ दंडवत प्रणाम, मेरे दोस्त ने मुझे किसी याद पे सिखाया था कि वो लेट के दंडवत प्रणाम करना किसी को, तो वो उसी तरह से उन्होंने वहां पे अपनी रिलीजियस सेरेमनी की। लेकिन इट वाज अ गुड जेस्चर, इट वाज, मैं समझता हूँ कि the Musliman, the Indian Muslims, they should be proud of it कि they were given a proper respect। एक अहम खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। चीन का 1 महीने से पाकिस्तान में कुछ सफीर नहीं आ रहा, कौंसल खाना बंद हो चुका है, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। चाइना की तरफ से कहा गया है कि अब मजीद कोई शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी जब तक के पेमेंट नहीं मिलेगी। वो पता क्या कहते थे यार ये अजीबो गरीब मुल्क है, इनको खैरात का पैसा मिलता है तो उस पर कमीशन खाते हैं, खैरात के पैसे। क्या ऐसा तो नहीं कि जब से सी पैक को हमने हाथ थामा है उसका सी पैक ने हमारा सांस घोट दिया। ये अपने दोस्तों के साथ जो हर मौसम में खड़ा रहा हमारे साथ, मईशत का ये तूफान आपको नजर आ रहा है, ये कभी भी ना होता अगर चीन हमारा साथ देता। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और पिक्चर बाकी ये है कि यार चाइना के को बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट में है कि वो पाकिस्तान को इस वक्त डिफॉल्ट करा दे और अपने $8 बिलियन या $10 बिलियन जरूर रिसीव कर ले पाकिस्तान से, जिनके लिए पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बैंकरप्ट होने जा रहा है। अब तो चीन अपना जो सफीर 1 महीना पहले इनका नोंग जो गया हुआ है सफीर, उसके बाद नहीं आया। आप दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते, खास तौर पर चीन जैसा हमसाया। चाइना हमारा दोस्त नहीं है, चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे, और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे। लेकिन उन्होंने वो एक किस्त माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वो आप कह रहे हैं रोल ओवर, उन्होंने पिछले महीने भी पूरे पैसे हमसे वसूल किए हैं कि हम मरे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं हमारा खून का कतरा हमें दे के जाओ। तो यकीनन एक ऐसा मुल्क जो इस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, मुझे समझ नहीं आती उसको हम कैसे दोस्त कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को सलूट है भाई, क्या कंगला बना दिया भाई पाकिस्तान को भाई, भिखारी बोल बोल के सच में ही भिखारी बन गया भाई। नमस्कार दोस्तों, अब चाइना को भी पता चल गया है कि भाई सिचुएशन क्या हो रही है पाकिस्तान के अंदर। कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, चाहे 10 बिलियन का करो, 20 का करो, 50 का करो या 100 बिलियन का करो, यहाँ पर जो हालात है वो सुधरने वाले हैं नहीं। ऊपर से सिचुएशन इतनी टफ होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि जो एक्सट्रीमिज्म है वो बहुत अलग लेवल का बढ़ रहा है। मान लीजिए कि इंडिया के खिलाफ तो नो डाउट एक अलग लेवल की दुश्मनी पाकिस्तान के लोगों के अंदर है, लेकिन चाइना के खिलाफ उतनी दुश्मनी है नहीं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि धीरे धीरे करके एंटी चाइना प्रोपेगेंडा भी बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। कई बार ऐसा हुआ, इवन बलूचिस्तान के अंदर तो अलग ही लेवल की सिचुएशन चल रही है। कहने का मतलब ये है कि चाइना को यहाँ पर लग रहा है कि भाई यहाँ टाइम देकर या फिर कहीं टाइम वेस्ट कर कोई मतलब है नहीं, तो इसी से अच्छा है कि भाई हमारा पैसा बचाओ, किसी और जगह पर इन्वेस्टमेंट करो। तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना इन्वेस्ट कर चुका है सी पैक में, लेकिन अभी भी उसको कोई उसके बेनिफिट नहीं मिल रहे। और आपको बता दूं कि 10 साल से ऊपर का समय हो चुका है सी पैक के अंदर। तो कहने के लिए ठीक था कि भाई 15-20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन 40-50 तक होने वाला है, लेकिन 15-20 बिलियन इन्वेस्ट करते करते चाइना को पता चल गया कि भाई यहाँ कुछ नहीं होगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। एक अहम खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन
टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। तो ओरिया साहब, कहीं ये मामला दौरे से जुड़ा हुआ तो नहीं है? वैसे देखा जाए तो चीन को कोई मसला होता तो साफ बोलता, टेक्निकल इश्यूज ना कहता। असल मामला क्या है? देखें, हमेशा टेक्निकल इश्यूज पे कहा जाता है और नॉर्मली ये सिफारती जुबान है, राली साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा। आपको बताऊं कि इस दफा जब जॉइंट कम्युनिके चीन के दौरे पे जारी हुआ था तो पहली दफा चीन ने उसमें लिखा था कि पाकिस्तान हमारे वर्कर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले। वरना चीन को मुझे याद है अच्छी तरह कि पहली दफा जब उसके लोग जो थे वहां अगवा हुए थे, चागी में था मैं उस जमाने में। अच्छा। और वो चाइनीज एम्बेसडर वहां आता जाता रहता था, तो वो हमेशा कहता था कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि हम हजारों वर्कर्स को बात करने को तैयार। उनके इंजीनियर्स अगवा हो गए थे, हम वहां जाके लेके आए थे, वहां से अफगानिस्तान से लेके आए थे। आप अंदाजा करें कि उसके लोग गवादर में बेचारे उनके शहीद होते रहे, चीनियों के बहुत होते रहे, बार बात अपने तौर पे वो भी शहीद हैं अपने हिसाब से। तो वो भी कहते कि नहीं, पाकिस्तान का हमें कोई मसला नहीं पाकिस्तान के साथ, समझते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि शायद खाकान अब्बासी साहब के जमाने में ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा लपेटना शुरू कर दिया। अच्छा। और उस बोरिया बिस्तरा लपेटने के बाद हुआ ये कि सीपैक जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान के अंदर, जिससे कहते हैं खत्म ही एक किस्म का होना शुरू हो गया। चाइना का जो है रिगार्डिंग चाइना का सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और कुछ नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा? तो क्यों है, क्यों हो रहा है, हमें नहीं पता। और फ्रैंकली मेरे ख्याल में अफसोस ये मुझे हो रहा है कि जाहिर है ये सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बातचीत हुई होगी, तो किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट हुआ होगा कि वो मुल्क अपना वीजा फैसिलिटीज बंद कर रहा है और एक बड़ा स्ट्रिक्ट वार्निंग अपने सिटीजन्स को जो पाकिस्तान में हैं उनको इश्यू किया है। ये ऐसे तो नहीं होता है ना, खामखा, खास तौर जब आप देखें क्या हमारी दोस्ती है इनसे। और तीसरी बात है सीपैक, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये वो, इसके बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा ज्यादा नहीं सुन रहे हैं। मगर अमेरिकन डेलीगेशन का आना, देखिए उसकी टाइमिंग कैसी जबरदस्त है। $16 बिलियन आपको चाहिए जून तक। अब बताएं, $16 बिलियन आपको जून तक कैसे मिलेंगे? एक ही मुल्क है जो IMF को कह सकता है कि भाई आराम, हाथ हल्का रखो। एक ही मुल्क है, एक ही मुल्क है जिसके पास उतने पैसे भी हैं, अगर वो देना चाहे वो दे सकता है। तो ये बहुत सारे वजह हैं जो उनको आ रहे हैं, और जो हम समझते हैं कि अगर हमारे को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है, अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं और इंशाल्लाह उनके साथ बातचीत पॉजिटिव हो। देखिए, महंगाई का नया तूफान, 170 अरब का मिनी बजट आप कौमी असेंबली में पेश करेंगे। बिजली, गैस, पेट्रोल, उसकी कीमतों का एक तूफान मचेगा। दूसरी तरफ खारजा पॉलिसी में चीन अपना सदर सेक्शन, अपनी एम्बेसी का वीज़ा सेक्शन बंद कर रहा है और उन्होंने दोस्ती की लाज रखते हुए खुल के कह नहीं रहे मामला क्या है, वो कह नहीं टेक्निकल इशू है। इतना बड़ा चीन इतना एडवांस टेक्निकल इशू हल ना कर सके, वीज़ा हाई कमीशन को बंद कर दे, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। और चीन को पता है ये जो हवालदार हैं ये मसरूफ़ है सियासी इंजीनियरिंग करने में, इमरान खान को रोकने में। 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते इमरान खान को, हर सूरत में रोकना। चीन को सब पता है, उसको पता है कि ये इनके मामला इनका क्या है। ये बलोच लहद पसंद कालादम तरीके तालिबान जो चीन के बाशिंदों को खुले सरेआम धमकियां दे रहे हैं, उन्हें रोकना इनकी प्रायोरिटी नहीं है। शहबाज शरीफ की अभी सीपैक शी जिनपिंग से मुलाकात हुई तो पहला नुक्ता ये था कि हमारे शहरियों की हिफाजत करो, बाकी हम तुम्हारे लिए मुफ्त काम कर रहे हैं। लेकिन सीपैक में तमाम मंसूबों पर कोई काम नहीं, सब काम रुक चुका है और चीन के लोग यहाँ आने से डर रहे हैं। चीन ने इनसे कहा हमें आप इस्लामाबाद से लेकर ग्वादर तक चेक पोस्ट बनाने दो, हम आपकी मदद करते हैं। लेकिन इन्हें अमेरिका ने कहा नहीं नहीं, ये तो चीन आपके मुल्क में अड्डे बना रहा है, अमेरिका को दे देनी है, साथ चीन को नहीं देनी, मतलब जगह। ये अपने दोस्तों के साथ जो हर मौसम में खड़ा रहा हमारे साथ, मईशत का ये तूफान आपको नज़र आ रहा है, ये कभी भी ना होता अगर चीन हमारा साथ देता। और वो क्यों साथ दे, उन्होंने इसके किया क्या उसके साथ? ये मसला हवलदारों को समझ नहीं आ रही। खारजा पॉलिसी तबाह, दाखिला तबाह। अब तो चीन अपना जो सफ़ीर 1 महीना पहले इनका नोंग जो गया हुआ है सफ़ीर, उसके बाद नहीं आया। आप दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते, ख़ास तौर पर चीन जैसा हमसाया। और यही रजीम चेंज की सबसे बड़ी इनकी दाव था कि इन्होंने चीन और पाकिस्तान को आपस में से हटाना है।
मैं बार बार ये कहता रहा, आपके ज़हन में बात बैठ गई, चीन को पाकिस्तान से दूर करना, और इसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह अवाम को फौज से दूर कर दिया इन्होंने, इनका एजेंडा पूरा हो रहा है। अब अमेरिका के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर चीन हकीकी मानों में नाराज़ है, लेकिन मजाल एस्टेब्लिशमेंट के कानों पर जूं भी नहीं गए। इन लोगों को हम समझते थे बड़ी परवाह, इनको कोई परवाह नहीं, ना पाकिस्तान की, ना खारजा पॉलिसी की, ना दिफा की, ना किसी चीज़ की। इन्हें सिर्फ इमरान खान को रोकना है, क्योंकि जनरल बाजवा के सारे जराइम इमरान खान अवाम के सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी बहरान इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच चुका है, अवाम सड़कों पर है और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 4 दिन पहले 65% पे था, आज 75% पे पहुंच गया है। सऊदी अरेबिया की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, और खबर ये है कि कोई भी इंडियन अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया आना चाहेगा, तो उसे पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। अब खबर है, क्या करें, मुझे तो ये कहते हुए भी दुख होता है, बतौर पाकिस्तानी, हमारा वतन है, इससे हमें इतनी मोहब्बत है। पीसीसी बेसिकली पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहलाया जाता है, जो कि शो करता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। इन्होंने क्या किया कि जो इस मुल्क के असासे थे, लूट सेल लगा दी, लगता था लंडा बाजार है। चाचा आप बगुला हो रहे हैं, इनके लिए कुछ मंगवा लीजिए। ये आपने चाचा किसको कहा है? ये जो शानज़ादा आपके साथ लगा हुआ है ना नाम के साथ, ये शानज़ादा नहीं है, ये कुछ और ज़्यादा है जो मैं बोल नहीं सकता। सब आपको उसी नाम से पुकारते हैं, समझ आई ना। और आपको घोड़ी चोर, मेरा मतलब है घड़ी चोर के नाम से पुकारते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए। भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। पता है मुझे, ये क्या घड़ी चोर लगा रखा है। क्या आपको पता है कि सऊदी में 2 पाकिस्तानियों को पहली बार फांसी दी जाने वाली है, बिकॉज दे वर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग सेलिंग। ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होगा, और इसकी हिकमत अमली इंडिया ने बना ली है। यही हमारा पेशा है और यही है हमारी पहचान। यू आर द मोस्ट करप्ट इमोरल। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया में एक वाकया पेश है, मुस्लिम लड़का है जिसने हिंदू लड़की को कत्ल किया बहुत बेदर्दी के साथ, 35 टुकड़े किए हैं उसके, और बहुत ज़्यादा ये बात वायरल हो रही है। मुस्लिम लड़के ने किए हैं? मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के टुकड़े किए हैं। इस्लाम तो अमन का दर्स देता है ना। इस्लाम एक अमन पसंद दीन है। इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम अमन का दीन है। जी तो सुना, ये है अवाम की राय। अवाम कैसा समझते हैं किसको? पीछे आप देखें कि गाय के नाम पर उन्होंने बहुत से मुसलमानों को बेदर्दी से छुरों से मारा था। ये जो इशारिया है, ये क्या है, और ये बड़ा डर लगता है इसे देख के। नमस्कार दोस्तों, पहले सऊदी या फिर कहे कि यूएई में जाने के लिए या फिर कहे कि अरब कंट्रीज में जाने के लिए आपको एक पीसीसी की ज़रूरत थी, मतलब पुलिस सर्टिफिकेशन चाहिए था कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, या फिर कहे कि मतलब जो भी उसका स्टेटस हो। लेकिन अब सऊदी ने इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हटा रहा है। अब पीसीसी भी हटा दिया गया है, मतलब कि अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो आपको पीसीसी सर्टिफिकेट की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़रा सोचिए कि ये वही सऊदी है जो 65 आप काउंट कर लीजिए, 71 की वॉर काउंट कर लीजिए, या फिर कहे कि कारगिल वॉर काउंट कर लीजिए, सारी की सारी वॉर्स में जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले ये कंट्री थे। और साउथ एशिया के अंदर जो कट्टरता फैली है ना, ये वही लोग हैं। लेकिन आज खुद चेंज हो गए हैं और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा लिबरल होने वाले हैं। सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि ऑयल की डिमांड बहुत कम हो रही है, तो उनको लगता है कि भाई जो हमारे पास अंधा पैसा आ रहा था ना, वो अब आना बंद होने वाला है। तो क्या करेंगे? तो वही कि भाई अच्छा खासा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो इंडिया के खिलाफ तो यहाँ पर अच्छी उनको एक मेंटालिटी रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन टूरिस्ट ही सबसे ज़्यादा बाहर घूमने जाते हैं, तो उनको भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से ये लिबरल होना शुरू हो गया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। मोहम्मद अजमल साहब, मुझे ये बताएं कि इंडिया में जो मुसलमान हैं किस हालत में रह रहे हैं? बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान अलहदा हुआ था, क्योंकि वहाँ मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पर है और मुस्लिम फोबिया का शिकार वैसे तो इंटरनेशनल तौर पर सब मज़ाहब हो चुके हैं, मुसलमानों के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन क्यों हो चुके हैं? अच्छा चले हो चुके हैं, मान लिया कि सारे मुसलमानों के खिलाफ सारे मज़हब हो चुके हैं, वजह क्या है? ऐसा क्या करते हैं? वो अपने झूठ को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि मुसलमान एक सच्चे लोग हैं, तो हमारी जो गलत पॉलिसियाँ हैं
जब ये ताकत में आ गए तो हमें ये नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ साजिशें खड़ी कर रखी हैं। इंटरनेशनली तौर पर हैं, मुस्लिम फोबिया का शिकार हो चुके हैं मुसलमान, और हिंदू तो पहले दिन से ही वो किसी अक़लियत को मानते ही नहीं थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, जिस वजह से पाकिस्तान को भी अलहदा होना पड़ा। जी, अब इंडिया में एक वाक़या पेश है। मुस्लिम लड़का है जिसने हिंदू लड़की को कत्ल किया बहुत बेदर्दी के साथ, 35 टुकड़े किए हैं उसके, और बहुत ज़्यादा ये बात वायरल हो रही है। क्या कहेंगे इस बात पे? मुस्लिम लड़के ने किए हैं जी, मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के टुकड़े किए हैं। ये कोई साजिश है उनकी, जिसमें उन्होंने अपना पैसे दे के या ये क्या होगा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुसलमान कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ऐसा किया, और अच्छा ये चले मान लिया, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि पैसे दे के या साजिश होगी कोई ना कोई, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसे जो वाक़यात पेश आते हैं वो भी साजिश होती है। जो मुसलमान, हम यहाँ पे तो मुसलमान रहते हैं ना, जी। तो पाकिस्तान में आप देखते हैं वो अक्सर केसेस सामने आते रहते हैं। अभी इस्लामाबाद का एक केस था, इसके अलावा ज़ैनब कत्ल केस था, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहा है, तो वो भी पैसे देकर होते हैं। नहीं, उसकी वजह ये भी है कि चूँकि हमारे अंदर इखलाकी रिवायात जो हैं ख़त्म हो रही हैं, और अब आप आ रहे हैं बात पे, ज़हनी तौर पर लोग जो हैं वो ऐसे कोई डिसहार्ड या मायूसी का शिकार हो चुके हैं, और दिमाग में कोई ऐसी खलल पैदा हो चुके हैं जिसकी वजह से उनको पता भी नहीं चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं। इस वजह से ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन ये इनफरादी फेल हो सकता है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जुल्म में, क्राइम में तो जो है इंडिया वो सबसे आगे है, क्योंकि इंडिया सबसे आगे है। क्योंकि आप देखें कि उन्होंने मुसलमानों को नाक में दम किया हुआ है। सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि एक तरफ अभी एक ही वीडियो में हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की नाक में दम किया है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। उसी वीडियो का टॉपिक ये है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है, और ये 1-2-3 दिन की ये जो सी न्यूज़ है ये वायरल हुई है। इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएँ तो एक टेलर था, उसको मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर कत्ल किया इंडिया में, और वीडियो बना के प्रॉपर वायरल की गई। मतलब अगर डर हो तो इस तरीके से काम तो ना किए जाएं। नहीं, अगर डर के रह रहे हो तो जी मेरी बात सुने आप, जो है ना इसके बहुत सी मूवीज हैं जिसमें मुसलमानों को छुरों से काटा जाता है। पीछे मूवीज की और रियलिटी की बात, जी रियलिटी की बात कर रहा हूँ। पीछे आप देखें कि गाय के नाम पर उन्होंने बहुत से मुसलमानों को बेदर्दी से छुरों से मारा था। ठीक है, तो ये असल में ये एक वकूआ है, बाई चांस है, लेकिन इसको मजहबी रंग देना बहुत बड़ा ज़्यादती और मुसलमानों के साथ ज़्यादती है। और ये इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है। हमारी तालीमात, अगर हम इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है किसी मुस्लिम से, तो उसको हम ओवरऑल एक इस्लामी मिस्टेक नहीं कह सकते। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि अगर मिस्टेक किसी एक से हुई है, लेकिन हमें वो मिस्टेक मानने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है। टेक्निकली तो अगर देखा जाए, हमने जो तालिबान के साथ किया, या जिस तरह तालिबान को हम लेके तो आए थे इंडिया को अफगानिस्तान से बाहर रखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी पावर है कि इंडिया जैसे 2 कंट्रीज़ भी आ जाएं तो हम उनका मुकाबला कर लेंगे। अब हम रोज़ाना जलील हो रहे हैं, कभी हम बॉर्डर बंद करते हैं, कभी वो हमारा फौजी शहीद कर देते हैं, कभी वो एक जगह गोली चला देते हैं, कभी वो दूसरी जगह। वो कोई मुल्क तो है कोई नहीं, वो तो गुंडे हैं। फेसबुक, ट्विटर, ये वो पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएंगी। क्या करेंगे आप जंग में? जंग में हम लड़ेंगे और क्या करेंगे? एटम बम फाड़ेंगे। एटम बम नहीं, अपने हाथों से लड़ेंगे हम, उनको मारेंगे। जिस दिन पोक इंडिया ने ले लिया दोस्तों, तो समझो कि अफगानिस्तान की तरक्की का दिन शुरू हो चुका है। वो अफगानिस्तान की तरक्की का पहला दिन होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये जो जंग है ना, ये तलवारों की या बम वगैरह की जंग नहीं है। से लड़ना हमने, तलवारों से नहीं लड़ना। इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग हो जाए पहले, यही है। ये कोई जंग नहीं, फिर जंग करेंगे। पहले इकोनॉमिकल हम जंग जरूर करनी है आपने। जंग ही तो करनी है, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं उड़ाऊंगा सारा इंडिया। शुक्र अदा करें, इंडिया जो है वो ठूस ठास नहीं कर रहा। अगर वो उधर से कोई ठूस ठास चला दे। हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए पैसे हैं नहीं पाकिस्तान आर्मी के पास। चाहते हो भी हैं लड़ाई हो जाए, लेकिन पैसे नहीं है, नोट नहीं है। इंडिया के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया, तो अफगानिस्तान समझ लो दोस्तों कि 5 साल के अंदर बिल्कुल दुबई बन जाएगा। बाजवा साहब ने ये सरेंडर कर लिया है कि हम लोग उनसे जंगे हारे हैं। अब मुझे सब ऐसे ही डरे हुए हैं, उनको क्या पता हो। किससे डरे हुए? वो इंडिया से डरे हुए हैं, मोदी से।
वो जो उनका मोदी है वो उससे डरे हुए हैं। मैं तो अभी ये दो लोगों से पूछने वाली हूँ, एक मोदी जी से कि भाई आपने क्या किया जो इकोनॉमी एकदम आपकी ऊपर की तरफ चली गई है, और साथ ही मुझे वैसे बाजवा साहब से भी पूछना है कि ये 9 दिन के अंदर इतने, आप समझ रहे हैं ना, इतने बिलियन कैसे बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए कई बार मतलब पाकिस्तानी ये कंपेयर करता है कि भाई इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मंडी है। मंडी मतलब कि जो बाहर की कंपनियां हैं या फिर कहे कि बाहर के जो देश है वो इंडिया में आकर बेचना चाहते हैं, इसीलिए उनको ये सारी चीज़ें मतलब कि इंडिया उनको पसंद है। लेकिन अगर आप काउंट करो तो पाकिस्तान 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री है। अगर वो चाहे तो अच्छे कंट्रीज़ को जुगा सकता है। अगर आप पूरी दुनिया में देखो तो 5वें या फिर 6ठे नंबर पर आता है पॉपुलेशन वाइज, अगर आप पाकिस्तान की काउंट करो तो। कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो तो पूरी दुनिया झुक सकती है। अब यहाँ पर मतलब इश्यूज़ क्या आ रहे हैं यहाँ पर कि भाई प्ले स्टोर जो है वो आने वाले दिनों में यहाँ पर अपनी जो ऐप्स है उसकी सर्विसेज बंद करने वाला है। मतलब ज़रा सोचिए, मतलब कोई भी कंट्री आज अगर कोई भी बड़ी कंपनीज कोई भी कंट्रीज अगर यहाँ पर कोई डिसीजन लेती है तो इंडिया को डेफिनेटली ध्यान में रखती है। पाकिस्तान के पास कोई छोटी पॉपुलेशन है नहीं। अगर मान लीजिए आप जापान का काउंट कर लीजिए, जापान के 3-4 नंबर की इकोनॉमी है, ठीक है, वो भी हमारे साथ ही मतलब दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई उसमें तबाह हो गया था वो भाई साहब। मतलब हिरोशिमा नागासाकी किसको नहीं पता, लेकिन आज 3-4 नंबर की इकोनॉमी है जापान। मतलब उसकी पॉपुलेशन कितनी है? तकरीबन 12 करोड़, पाकिस्तान की ऑलमोस्ट डबल, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया एक्सपोर्ट करा है एग्रीकल्चर में, हमने टमाटर तक इंडिया से लिए थे। क्या कहना चाहेंगे? तो ये डूब मरने का ही मुकाम है और क्या है कि हम टमाटर भी इंडिया से ले रहे हैं, जिसको हम गालियाँ निकालते हैं कि वो मतलब वो ये हैं वो हैं, और चीज़ें भी फिर हम उन्हीं से ही ले रहे हैं। क्यों गालियाँ निकालते हैं हम? क्योंकि मतलब हमारी 3 जंगें हुई हैं, वो दुश्मन है हमारे, हम उनके हैं। वो सीधी सी बात है, हमें तो जिधर नजर आएंगे हम तो उड़ा देंगे उन्हें। है? सीधी सी बात है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, हम क्यों उन्हें उड़ाएंगे? वो हमसे इकोनॉमिकली आगे चले गए, इसलिए हम उनको उड़ाएंगे? अच्छे नहीं हमें लगते वो। नहीं, नो डाउट अच्छी बात है, एशिया का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ। नो डाउट अच्छी बात है कि हमारा एशिया भी ऊपर आए। एशियन टाइगर कहते हैं उनको। हाँ, तो बस ऐसा अच्छी बात है। वैसे हमें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। आपने बोला था कि हम उड़ा देंगे, किस बेसिस पे उड़ाएंगे आप? आपको लगता है कि आप उनके लिए कुछ आप इस तरह का कदम ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आप बताओ। आपको पता है हमारे जो बाजवा साहब हैं उन्होंने ये बात मानी है कि हमने जंगें हारी हैं इंडिया से। ये कल की रिपोर्ट है। अब करेंगे, अब नहीं हम हारेंगे, क्योंकि हमारे साथ पठान कौम है, हमारे साथ सिंधी कौम है, हम खुद पंजाबी हैं। 1 मिनट, बलोचिस्तान का आपको पता है? बलोचिस्तान कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से अलग करो, लेकिन गवादर पोर्ट में पूरा धरना हुआ है वहाँ पर। जी वो तो पता है, वो उनका अपना अब ज़हन है, उनको होना चाहिए। तो पाकिस्तान का ज़हन ही ना, वो उनको हम मिला लेंगे जब जंग होगी, वो उनको हम बुला लेंगे साथ। क्या करेंगे आप जंग में? जंग में हम लड़ेंगे और क्या करेंगे? एटम बम फाड़ेंगे? एटम बम नहीं, अपने हाथों से लड़ेंगे हम। उनको मारेंगे। इतनी ताकत नहीं है हमें, आप बोले? नहीं, इतनी ताकत है। हर वगैरह यूज करेंगे। नहीं सॉरी, हर पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, हर किसी में इतनी हिम्मत है कि वो बेशक अमेरिका भी आ जाए। हमारा एक होगा, आप उधर क्या? उनके 10 बंदे होंगे, हम एक खड़े होंगे, आप देख लेना आगे फिर क्या होगा। 10 से लेटे होंगे और हम मैं आपको बताता खड़े होंगे। वो नाजुक सी परिये हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी पावर है कि इंडिया जैसे 2 कंट्रीज़ भी आ जाएं तो हम उनका मुकाबला कर लेंगे। इंडिया बहुत भरा है, अगर उसने हमें कुछ करना होता तो बहुत देर पहले का कर चुका होता। तो वो तार साहब गए हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट तैयब रजब उर्दगान को ये कहा है कि आप सीपैक को ज्वाइन करें, और उन्होंने कहा है कि आप जो है ना, जो सीपैक के बेनिफिट्स हैं वो जो हम इंजॉय कर रहे हैं आप भी इंजॉय करें। तार साहब, ये क्या सीपैक के बेनिफिट्स हैं, ये जो इंजॉय कर रहे हैं हम स्वाय कर्जों के,
वो 30 अरब डॉलर के हमने कर्जे देने हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर बाहर से लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या सीपैक के जो उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, तो आप समझते हैं कि हमारी कोई इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? या कि आप समझते हैं क्योंकि हमने सऊदी अरब को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, हमने टर्की को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, अमेरिका को हम कह नहीं सकते? तो ये जो हम जा के दुनिया को कह रहे हैं कि सीपैक में इन्वेस्टमेंट करें, आप क्या ख्याल है, दुनिया क्यों इसको सीरियस नहीं ले रही और क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही इस पे? वाला चीमा साहब, मुझे तो दूसरा में कहा ना, शायद आप उनके क्वेश्चन को समझ ही नहीं सके पूरी तरीके से। उन्होंने कहीं किकबैक्स की बात तो नहीं की कि आप भी सीपैक एंजॉय आए और किकबैक से एंजॉय करें, क्योंकि टर्की के में भी उनके करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। चाइना का जो कल्चर है उनमें भी करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। पाकिस्तान का तो सारा कल्चर ही करप्शन पे है। डीएनए ना, वो तो बोन मैरो में घुस चुका है। तो हो सकता है कि उन्होंने इस तनाजर से बात की हो कि आप भी आए और बहती गंगा से आप भी मुस्तफीद हो। हमने तो 26 बिलियन डॉलर लगा दी, हमने खा लिए हैं उनके, आप भी 10-15 बिलियन डॉलर खा लें और एंजॉय करें। हो सकता है इस तरफ इशारा हो। जब आपके आधी कंट्री के मेन आर्टरीज जो हैं, शहराएं बंद हो, आप क्रिपल हो चुके हो, आप प्राइम मिनिस्टर हैं सिर्फ इस्लामाबाद, आप सीडीए के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सीडीए के प्राइम मिनिस्टर की बात को कितना वजन कोई देगा? मैं हैरान हूं, तैयब अर्दगान मिला इनको कैसे है? उन्हें पता नहीं है कि ये सीडीए का चेयरमैन है ये। तो दर हकीकत ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। मैं समझता हूं बल्कि बहुत इमेच्योर है। मैंने पढ़ा उनके दौरे के बारे में, वहां पे इन्होंने 3 शिप ले रहे हैं, उनसे शिपयार्ड में खड़े थे और उसकी ओपनिंग के लिए इनका जाना कुछ जरूरी नहीं था इस वक्त। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस व्हाट डू यू थिंक इट वाज वाइज टू गो देयर? लोग मुफ्त में फेसबुक, ट्विटर, ये वो पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सारी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएंगी और उसके बाद होगा यही कि अगर आप परचेस करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गूगल वालों से बातचीत जारी है कि यार कोई शर्म करो, मतलब हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है तो तुम लोग कह रहे हो कि मतलब एप्स खरीदने के पैसे लें। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल बुरी खबर यह है कि 1 दिसंबर से सारी एप्लीकेशंस जो फ्री में सब लोग यूज कर रहे थे पाकिस्तान में, वो बंद होने जा रही हैं। खैर अभी भी 2-4 दिन रह गए हैं 1 दिसंबर आने में। हो सकता है तब तक हमारी गवर्नमेंट और जो रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट में ये बात करने के, वो कहीं ना कहीं से बातचीत करके और इन लोगों को रोक लें और इनको कुछ समझा लें। आज जो है वो ये जो लगान होटल पे अटैक हुआ जिसमें 3 हमलावर मारे गए, ये वो होटल है जहां चाइनीज ठहरते हैं। पोल पट्टी और कलाई खुल रही है, 600 लोग आके तुम एक पोस्ट को नहीं ले पाए, तुम्हारे 30 लोग जख्मी और अपनी जान और इज्जत बचा के दोनों भागे हो। नहीं तो गलवान जैसी हालत होती तो उनके लीडर जी ना दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं कहीं रहता। पाकिस्तान को सीखनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी उनसे कि 2 ऐसे ममालिक जो कि आई टू आई हैं, एक दूसरे के साथ झड़पें भी होती हैं लेकिन ट्रेड उनका अपनी जगह पे चल रहा है। 75 साल से वो मुल्क जो आज क्लेम करता है कि हम एक जोहरी ताकत हैं, हमने जोहरी हथियार बनाया है जो कि और ममालिक नहीं बना सके, इवन इन आवर नेबरहुड किसी के पास नहीं बन सका, तो वो एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन नहीं तैयार कर सकते, एक 4 पहियों की गाड़ी नहीं तैयार कर सकते। सर माजरत, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। फॉक्सकॉन है ना, फॉक्सकॉन जहाँ कारखाने में वो लफड़ा हुआ था, उन्होंने इंडिया में 4 गुना, चीमा साहब 4 गुना मैन पावर हायर करने का अनाउंस कर दिया। $500 मिलियन इंडिया में तुरंत डाल दिए इन्वेस्टमेंट। अब ये इंडिया कह रहा है ओआईसी को, और वो कह रहे हैं जनाब ये जो ओआईसी का जनरल सेक्रेटरी है ये माउथपीस बना हुआ है, पाकिस्तान का माउथपीस बना हुआ है। एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली जिनका नाम है रचना सिंह, कनाडा की एजुकेशन मिनिस्टर बन चुकी हैं। सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियाँ ही बनाएंगे आप लोग? आप एक IT सिटी भी बना लें सर, हाउसिंग सोसाइटियाँ बना के प्लाट बेचना। हम लोगों ने तो अपना मजाक खुद बनाया हुआ है। इंडिया ने हमें फेल नहीं किया, हमने अपने आप को खुद फेल किया, हमारी एलीट ने हमें फेल किया। मतलब पाकिस्तान का नाम आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान सुनना ही नहीं गवारा करता, ठीक है, उसको पाकिस्तान से ही नफरत है। और आपको एक और चीज बताऊं, आपको तो पता ही होगा कल परसों रतन टाटा साहब 500 जहाज का ऑर्डर दे रहे $10 बिलियन का, और अब वी आर गोइंग टू बिकम MRO, मेंटेनेंस ऑपरेशन रीजनल हब, वेयर इट विल हैव दिस। मुसलमान बेशुमार जंगे हारे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक गज़वा हारे हैं।
नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ लोगों पर भी अटैक होना आम बात होती जा रही है, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे बलोच लिबरेशन आर्मी वाले लोग हो, या फिर कहे कि आईएसआईएस हो। अब ज़्यादातर तो यहाँ पर जो शंका जाती है या फिर कहे कि जिस पर डाउट होता है वो होता है, एक तो टीटीपी पर होता है और दूसरा बलोच लोगों पर होता है। बलोचिस्तान की सिचुएशन ये है कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो ग्वादर पोर्ट है उसका यूज़ किया जा रहा है और बलोचिस्तान से अंदर से एक रास्ता निकाला जा रहा है फॉर सी पैक, या फिर निकल चुका है, लेकिन उस समय नहीं बोल पाए ये बलोच लोग। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भी टीटीपी के सपोर्ट से, उन दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट है, इसलिए सारी चीज़ें हो रही है। ऊपर से अगर मान लीजिए कि बीएलए नहीं कर रहा तो टीटीपी कर रहा है, क्योंकि टीटीपी को यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बहुत प्रॉब्लम है। उनको भी तालिबान की जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपनी गवर्नमेंट लगा दी है, उनको भी पाकिस्तान के अंदर उनकी गवर्नमेंट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। तो भी उनको भी यहाँ पर यही चीज़ है कि भाई चाइना भी हमको पसंद नहीं है। जो भी हो, यहाँ पर अब चाइनीज़ पर भी हमला होने शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। फॉक्सकॉन है ना, फॉक्सकॉन जहाँ ये कारखाने में वो लफड़ा हुआ था, उन्होंने इंडिया में 4 गुना, चीमा साहब 4 गुना मैन पावर हायर करने का अनाउंस कर दिया। $500 मिलियन इंडिया में तुरंत डाल दिए इन्वेस्टमेंट, तुरंत एफडीआई आ गया। दूसरी बात, इंटेल तो खैर आप जानती है बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर है और बिगेस्ट सीपीयू मैन्युफैक्चरर, उसने कहा भाई चाइना अस्ता लिविस्ता। ये 1-2 दिन की बातें हैं। तो देखिए, ये जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। दे कैन नॉट गो बैक टू चाइना, पीएलए कैन नॉट गो बैक एंड से वी हैव बीन वैक्ड अगेन, वी हैव बीन बीटन ब्लू एंड ब्लैक अगेन। लेकिन देखिए ना, ये अपने इसको छुपाने के लिए ये क्या कौन से पैंतरे आजमा रहे हैं आजकल। लोगों को लगता है यार चाइना में माल इसलिए बनता, चाइना सस्ता है। बट चीमा साहब, मैं आपको 10-11 पॉइंट बताऊंगा क्विकली which will shatter this myth for good। अब लाओस सस्ता, कंबोडिया सस्ता, बांग्लादेश सस्ता है, वियतनाम सस्ता है। बट जब आपको एक बड़ी इंडस्ट्री लानी है, एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करनी है, दुनिया के लिए आप अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, दुनिया के लिए कर रहे हो। आप बताइए, आपको चाहिए एयरपोर्ट्स, आपको चाहिए रेलवे पोर्ट्स, आपको चाहिए शिपिंग पोर्ट्स, आपको चाहिए एयरलाइन, रोड लाइन, आपको चाहिए कोल्ड स्टोरेज, आपको चाहिए मैन पावर स्किल्ड अनस्किल्ड, आपको चाहिए बैंक्स, आपको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस, आपको चाहिए डेमोक्रेसी, आपका आईपीआर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्टेबल फॉरेक्स होना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व होने चाहिए कंट्री में। और सबसे बड़ी बात, इसके अलावा बहुत बड़ा खुद मार्केट होने चाहिए। मुझे बताइए चीमा साहब, माइनस इंडिया, हु ब्रिंग्स दिस टू द टेबल? देयर इज नो अदर कंट्री हु ब्रिंग्स दिस टू द टेबल। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड बांग्लादेश डजंट ब्रिंग दिस टू द टेबल। सो इंडिया इज अ बट नेचुरल ऑप्शन। यही चाइना को देख देख के हालत खराब हो रही है। ये कहते हैं ना, अगर आप रेत को हाथ में उठा के हाथ बंद कर ले तो रेत कहाँ से निकल जाएगी आपको पता नहीं लगेगा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। चाइना की इकोनॉमी वो हो रही है और शी जिनपिंग ने हाथ टाइट कर रखा है। ये तो मैंने प्रेडिक्ट किया था आपको, ये कुछ पंगा करेगा, थिएटर करेगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, he does not want war because he cannot afford war, but he will create theaters. In fact, we have to watch out, more theaters be created around the Indian LAC. Some theaters will be created around LOC, and let me not discount South China Sea and Strait of Taiwan. आज जो है वो ये जो लगान होटल पे अटैक हुआ जिसमें 3 हमलावर मारे गए, ये वो होटल है जहां चाइनीज ठहरते हैं। यानी ये चाइनीज पे अटैक हुआ है। सही। और ये जो अटैक है इसमें कोई किसी यानी रिहाइश पजीर शख्सियत का तो ना कोई ज़ख्मी हुआ, ना कोई किसी को नुकसान पहुंचा, लेकिन यहाँ पर ये अटैक हुआ है और चाइनीज़ के ऊपर अटैक हुआ है। और वो अगर हमलावर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते तो चाइनीज़ जो हैं वहाँ पे ठहरे हुए जो लोग थे उनकी जानें आज ख़तरे में थी। तो अब इसके बाद चाइना का क्या रद्द-ए-अमल होगा? चाइना की तरफ से, उनकी तरफ से इतना कहा गया है कि हमारे शहरी महफूज हैं और ऑपरेशन क्लीन अप में लोग मारे गए। पाकिस्तान के अंदर एक ओआईसी का डेलीगेशन आया हुआ है और वो डेलीगेशन बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वो एलओसी पे भी आई थिंक गए हैं और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप से भी मुलाकातें की हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि भारत जो है उसने कहा है कि ये जो ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का जो विज़िट है कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का, उसमें उन्होंने कहा है इनका तो कोई लेना देने नहीं है, इनकी तो नो लोकस स्टैंड है इन मैटर्स रिलेटेड टू JNK। अब ये इंडिया कह रहा है ओआईसी को, और वो कह रहे हैं जनाब ये जो ओआईसी का जनरल सेक्रेटरी है ये माउथ पीस बना हुआ है, पाकिस्तान का माउथ पीस बना हुआ है। अब ये जो बागची साहब हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं,
अब ये वो बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी के विजिट जो है उसको कंडेम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ओआईसी भारत को जवाब देगा? क्या जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिसके सेक्रेटरी जनरल को भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है बागची साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका क्या लेना देना, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? अब जाहिर बात है वो इनको कोई जवाब नहीं देंगे, वो इनको कोई जवाब नहीं देंगे। आखिरी अगर आप एक मुख्तसर कमेंट करना चाहेंगे, ये जो ये एलएसी का है चाइना और इंडिया के बीच, इसमें पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? पाकिस्तान देखिए, मेरी नजर में अगर आलिया मुझसे पूछें, जब आप बाजी हार चुके हो इकोनॉमिकली और मॉरली आप बैंकरप्ट हो चुके हो, तो अपने आसपास आपको हालात बेहतर करने चाहिए। इस वक्त आपकी बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं मुआशी इमरजेंसी, इसी तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी की इमरजेंसी भी होनी चाहिए। आपको फौरन से पहले तालिबान से रिलेशनशिप अफगानिस्तान से ठीक करने चाहिए, चाहे बाय फोर्स और चाहे जिस तरह, और इसी तरीके से आपको रिलेशनशिप भारत से ठीक करने चाहिए ताकि आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर सकें। इस वक्त यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट विद एनीबॉडी, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्टॉप द ट्रेड। आपको सबसे पहले चाहिए, मैं समझता हूं ये आपकी इकोनॉमी की एबीसी में पहले नंबरों पे होनी चाहिए कि आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके ट्रेड शुरू करें। आपकी दालें सिर्फ इस वजह से महंगी हैं क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं। दालें आपकी सस्ती थी जब भारत से आ रही थी। आपकी दवाइयां और सब्जियां और सारी चीजें वाघा साइड से, लाहौर के बॉर्डर से आनी चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी। तो आपको ये सारी चीजें छोड़कर आपको बेहतर रिलेशनशिप चाहिए। आप वो जो सारी जिंदगी हमने एक ड्रामा रखा, अपनी नेशनल सिक्योरिटी बनाते रहे हैं डॉलरों की वजह से, आपको अब वो डॉलर ना आएंगे जो ख्वाब आप देखते हैं। आप अब कोशिश करें कि दूसरी तरफ जाएं, फिक्स योर रिलेशनशिप विद योर नेबर्स। एक चंद घंटे पहले एग्जैक्टली वही हो गया जो हमको मालूम था कि होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है। हम बहुत बड़ी ताकत है, 5वीं 8वीं कुव्वत है दुनिया की, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा कर दिया। हमारे हुक्मरान इस कौम को जहां अभी भी गैरत और हुर्मत बाकी है, उसको हम तो बेकारी बना रहे हैं। तो आज 12-14 घंटा पहले इंडिया ने क्या किया कि एक इनके ट्रक में, मकबूजा कश्मीर में पुंछ के पास इनका एक फौजी ट्रक जा रहा था जिसमें सारे 6 सिपाही बैठे हुए थे। उस ट्रक में प्रॉब्ली फास्फोरस था। दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। आज़ाद कश्मीर में जो बेरोजगारी की शरह है वो जम्मू कश्मीर से ज्यादा है। वैसे आप अगर स्टैट्स को कंपेयर करके देखें, वहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चीजें हैं वो यहाँ से बेहतर हैं। वहाँ की सड़कें देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, ये चीजें अगर यूनिवर्सिटीज देखें, कंपेयर करके देखें तो वो मुकाबला ही नहीं बना। और आज जो एक्सीडेंट हुआ, या वो एक्सीडेंट है या वो फॉल्स फ्लैग है, तो एक ही तीर से ये कई शिकार इनको मिल जाएंगे। इनको वो रिक्वायर्ड फॉल्स फ्लैग मिल जाएगा जो इनको चाहिए था, इनको इंटरनेशनल कंडेमनेशन मिल जाएगी कि जी G20 ने और SCO ने पाकिस्तान को कंडेम कर दिया। आप लोगों के आगे मैं आज हाथ जोड़ती हूँ, इस वबा को मजाक ना समझिए। हमारा जो टाइमर है वो अब वो टिक 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 शुरू कर दिया उसने, उल्टा काउंटर चल रहा है हमारा, किसी भी वक्त भारत दाखिल हो सकता है। क्या इसलिए बनाया था कायदे आज़म ने पाकिस्तान? क्या ये था वो 2 कौमी नजरिया? क्या ये थी एक मुस्लिम उम्मा? किससे गिला करें? इसको कहें कि हमारी हालत बदल दो। और इंडिया की आर्मी बढ़ती जा रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, उनके बजट्स ग्रो करते जा। अब कितने साल हो गए, 2 सदियां हो गई हैं मेरा ख्याल है, 90s से उनकी फौज वहां बैठी है। कम से कम 25 ईयर्स 30 ईयर्स हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम। अब वो उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के वो वेपन्स ले रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो भी तो आपकी जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो देयर इज नो वे। आपको आज वार्निंग दे दी है, तैयारी पकड़े। दुश्मन का प्लान ये है कि महीने के अंदर पाकिस्तान की जानिब आएगा, और ये आए बिस्मिल्लाह, हम तो 100 दफा ग़ज़वा हिंद का इंतजार कर रहे हैं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिज कमिंग। नमस्कार दोस्तों, अब ये लाल टोपी को कौन नहीं जानता, मतलब ज़ैद हामिद को कौन नहीं जानता। वो मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर आप काउंट करो तो सबसे बड़ा हिट मॉन्गर है। अब उसका कहना ये है कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है, उसने अच्छे खासे हथियार यहाँ पर खरीद लिए हैं। अच्छे खासे हथियार मतलब कि राफेल की बात हो रही है, उसके अलावा S-400 की बात हो रही है, उसके अलावा ड्रोन्स की बात हो रही है। इसके अलावा इंडिया ने खुद बहुत बड़े लेवल पर ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार कर ली है।
अब मतलब ये ज़ैद हामिद का कहना ये है कि इंडिया को जो भी चाहिए था उसके पास अभी तैयार पड़ा है, तो फिर इंडिया कभी भी हमला कर सकता है। और ये चीज़ मतलब उसकी जो ये डर है ये सच भी हो सकता है कभी भी। अब ज़ैद हामिद को हमेशा ये लगता है कि इंडिया हमेशा तैयारी करके बैठा है और 2-3 फ्रंट पर हमें बिजी रखेगा और इंडिया को पाकिस्तान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा और कई सारे टुकड़े अपने पास रख लेगा। मतलब ये जब शांति वाला माहौल होता है ना, तब भी उसको यही सिचुएशन ध्यान में आती है। और पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर उसको कितना सीरियसली लिया जाता है, लेकिन अगर लिया जाता है ना तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसको बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि अगर इसको सीरियसली लिया जाता है तो पाकिस्तानी लोग मतलब यही सोच कर डर के घर में बैठे रहेंगे कि भाई कभी भी हिंदू अटैक कर देगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। हम बहुत अरसे से पूरी पाकिस्तानी कौम को और मुसल्लह अफवाज को ये नसीहत करते आ रहे हैं कि भारत जुनून की हद तक जंगी तैयारियां कर रहा है, और जब उसकी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी तो वो कोई बहाना तलाश करेगा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए। पिछले तकरीबन 1 साल से सियाचिन से लेकर बहिरा अरब तक उसने खौफनाक हद तक जंगी तैयारियां की हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े बड़े ममालिक के साथ जंगी मशक़ें की, कम से कम $100 अरब का असलहा खरीदा, S-400 सिस्टम से लेकर राफेल एयरक्राफ्ट और पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी खरीद कर, और उसमें इसको इसराइल और अमेरिकन की और यूरोपियन यूनियन की पूरी मदद हासिल थी, और रूस से भी वो असला खरीद रहा था। और अब तकरीबन वो वक्त मुकम्मल हो गया है कि जब उसकी जंगी तैयारियां इस मकाम पर पहुंच चुकी हैं कि अब वो इन्वेजन के लिए तैयार है। उसके साथ साथ जो रीजन में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी कुछ इस तरह हो रही हैं कि भारत के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसमें उनको कोई बहुत बड़ा कारनामा करना है इलेक्शन जीतने के लिए। मकबूजा कश्मीर का जो भारतीय हिंदू गवर्नर था, उसने ये बात अभी पिछले दिनों इंटरव्यू में कही है कि पुलवामा खुद मोदी ने करवाया था, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ज़रूरत थी, और उसके जवाब में उन्होंने बालाकोट पर हमला किया और यह दिखाया कि जैसे हम पाकिस्तान को घर में घुस कर मारने के काबिल हैं, और इसके नतीजे में वो इलेक्शन जीते। मगर हमारी जवाबी कार्रवाई से उनको 2 तैयारे गिरे, नुकसान हुआ, जिल्लत उठानी पड़ी। उसके बावजूद आपने देखा कि अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए उन्होंने अभिनंदन को अपना वीर चक्कर सबसे बड़ा मेडल भी दिया, और ये तासुर दिया कि जैसे ये बड़े दलेर हैं और पाकिस्तान का मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। मगर जाहिर है कि वो इनके लिए एक बहुत बड़ी जिल्लत थी। मगर अब जो इलेक्शन 2024 में आ रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी पार्टी ने दोबारा हुकूमत बनानी है, और इसके लिए इनको एक बहुत बड़ी कामयाबी की ज़रूरत है पाकिस्तान के खिलाफ। वो कामयाबी अब बालाकोट की तरह से अंदर आके बम गिराकर भागने वाली बात नहीं है। अब वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, और जो जंगी तैयारियां ये पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, ये उससे बड़ी हैं जो रूस ने की यूक्रेन पर हमला करने से पहले। यानी इससे अंदाजा कीजिए कि यूक्रेन ने जो जंगी तैयारियां 8-9 महीने की, उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर भारत ने जंगी तैयारियां की हैं, डिप्लॉयमेंट की है, एमुनिशन डंपिंग की है, ट्रेनिंग की है, ये रिवर क्रॉसिंग की, और एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और एयरबॉर्न लैंडिंग्स की, और बिहाइंड एनिमी लाइंस पैरा ड्रॉप करने की। कौन सी ऐसी मशक है जो इन्होंने नहीं की दुश्मन की दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर? लिहाजा इनके इलेक्शन में भी अब 6-7 महीने 8 महीने इनके पास विंडो है कि जिसमें इन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई करनी है। और जाहिर है कि इनका टारगेट जो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और वो रीजन्स हैं कि अगर ये उन पे किसी इलाके पर भी अगर 10-50 किलोमीटर का भी एरिया कब्जा कर लेते हैं किसी तरह अंदर घुस के, तो ये इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे। कि एक बच्ची के कहने पे एजुकेशन का मसला, स्कूल का हल किया। देखिए उसे पता नहीं कितने लोग पढ़ लिख के निकलेंगे और मोदी को दुआएं देंगे, उसकी वजह से कुछ बनेंगे ना वो लोग। अच्छा, वो मैसेज फेसबुक से मोदी जी तक पहुंच गया, उन्होंने वो मैसेज देखा, उस पर काम किया। अरे इधर एक आबिद भाई भी हैं यार, मोदी जी आबिद भाई पता नहीं कब से तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो कभी हमें भी मौका दे दें प्लीज़, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और यकीन मानिए, इससे ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मोदी जी को कह रहा हूँ कि कभी ये ना सोचिएगा कि हम अपने पाकिस्तान को बुरा कह के आपसे मिलना चाह रहे हैं। आपकी क्वालिटीज़ की वजह से मिलना चाह रहे हैं। क्यों? कि मेरे जैसे गरीब आदमी के साथ खड़े हो आप हर गरीब के साथ खड़े हो। मुसलमानों को भी आपने पीछे बड़ा पैसा दिया, अपने पास से, अपनी पॉकेट से दिया आपने। तो देखिए ना,
कि आप हमारे मुसलमानों को आलू भी सस्ते दे रहे हो, हर चीज़ सस्ती दे रहे हो, और हर पूरे हिंदुओं को, पूरे क्रिश्चियंस को, पूरे सिख को, सबका फ़ायदा कर रहे हो। आम सिविलियन के एक बच्ची की आवाज़ पे यकीन करें, आज मैं आपका और बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। वो जैसा साहब आपसे भी बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे SCO की मीटिंग के लिए, और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए, फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर, अभी क्या चल रहा है? देखें आरजू, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है, क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो। और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया है। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे, मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ अभी। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाएं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है, इन्वॉल्व मेरे ख्याल में इसके नहीं होंगे वो, क्योंकि इस वक्त हालात जो है उनका टोटल फोकस पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर है। और अगर बिलावल भुट्टो साहब का जाना था तो अल्टीमेटली इट मींस कि स्टेट वाज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन इन पे इसको क्लैरिफाई करें कि आप कि हु इज इन्वॉल्व, और इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ, इस चीज को देखें कौन है उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये किया, इतना गलत स्टेप उठाया। सर अभी उनका विजिट कैंसिल नहीं हुआ है सर, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट कैंसिल नहीं हुआ है, ना ही इंडिया की तरफ से अभी कोई तरह का नाम पाकिस्तान की तरफ लगाया गया है। लेकिन लग यही रहा है जो हम पहले देखते रहे हैं माजी में, वही कुछ शायद फिर रिपीट होता हुआ दिखेगा। नहीं आरजू, वही होता है कि दर हकीकत आप जब इतना अरसा आप एक इस तरह के सिस्टम में हो, आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो, उस पर फिर जाहिर है आप सोचों को तो ताले नहीं लगाए जा सकते। जब भी इस तरह का वाकया होता है फिर सोचें तो उसी साइड पे जाती, लेकिन गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। और इसका हल यही है कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करके जो लोग हैं उनको पकड़ें, और पकड़ेंगे उनको सजा देंगे ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का वाकया ना हो और मजीद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ना जाए। बहुत गलत हुआ, बहुत। ये तो मैं और इस मौके पर खासकर जब वहां पे ईद थी, आज आखिरी रोजा था, और इस मौके पे मेरा मकसद इस तरह का काम करना ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि गैर इस्लामी है। मैं किसी को भी मारना, मैं समझता हूँ किसी की भी जान लेना गैर इस्लामी है, इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। गलत हुआ है जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ इसको मैं कंडेम करना चाहूंगा। अफसोस है मुझे कि हुआ है। मैं तो आरजू अगर मुझसे पूछे मैं बिल्कुल ही मैं तो जानवर तक किसी को मारने के हक में नहीं हूँ। ये तो फिर लोग थे, मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे, और गलत हुआ है जो कुछ हुआ, गलत हुआ, ज्यादती हुई है। मैं इसको बड़े भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करना चाहूंगा, और खास कर ये कहूंगा कि इसको फौरन किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि कंडेम करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि मरने वालों के लिए और खासकर उनकी फैमिलीज के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला भगवान वाहिगुरु उनको सब्र दे। आप कश्मीर में दखल अंदाजी करिए, और मैसेज टू इंडियन लीडरशिप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज दैट लेट अस सिट डाउन ऑन द टेबल एंड हैव सीरियस टॉक्स। नरेंद्र मोदी जी उनके साथ बातचीत करें, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, उनके साथ डायलॉग किया जाए। आज इसको इस लेवल पे लेके आना कि पाकिस्तान इस बात पे मजबूर हो रहा है कि भाई ग्लोबल स्टेज पे, बहुत अच्छी बात है कि हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि जहां पर हमें जो ये कहा गया जाता था कि क्या इंडिया लगाई रखी है, क्या मोदी हो रहा है। अब ये क्या मुल्क चलाते रहे यार, हम लोग क्या करते रहे और ये किस तरह नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करते रहे। तो अब तो मान जाइए, अब तो देख लीजिए कि आपने बॉर्डर नहीं खोलना तो खिड़कियां दरवाजे ही खोल दें। मैं खुद गिलगित के रहने वाला हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग हैं जो इंडिया के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल जाएं
पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई हमें देता है, ना कोई खाने को देता है, ना पीने को देता है, ना कोई आटा मिल रहा है। कहा ये जा रहा है कि यूएई को बीच में डाला गया है, उनकी गवर्नमेंट को बीच में लाया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो कम हो और दोनों कंट्रीज एक जगह पे आए। अच्छा, ये आपको लग रहा है इंडिया के साथ आप मिल जाओगे तो इंडिया आपको बाहर चीज देगा? पाकिस्तान से तो बेहतरी रखेगा हमें। प्रॉब्लम ये है कि जितनी निचाई और गहराई पर हम पहुंच चुके हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क उतनी ही ऊंचाई और बुलंदी पर पहुंच चुका है। जो हाफिज सईद के करीबी साथी रिश्तेदार हैं अब्दुर्रहमान मक्की, उनको बाकायदा तौर पे टेररिस्ट करार दे दिया है। किस तरह भारत ने खूबसूरती से आपके जहाद को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया और उसके ऊपर मोहरें लगवा दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, और साढ़े जड़े लीडर ने मुंह बना के सुते ने ते वेंदे ने पे की कर रहे। रोटी की कीमत नाजरीन आसमान को छू रही है। गैर मुल्क पड़ोसी मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा? मुझे पहले ये बताएं, कौन सा इलाका है? कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान या इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने। हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया का नाउजुबिल्लाह, दुनिया का अजीम तरीन 8वां बनाने वाला 4था बड़ा मुल्क, जिसमें आटा इतना महंगा, रोटी इतनी महंगी, चावल पैदावार करने वाला वही दूसरा बड़ा मुल्क। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात आम होती जा रही है कि पीओके मतलब पाकिस्तान के बड़ा कश्मीर और जीबी गिलगित बल्टिस्तान, वहाँ पर जो आए दिन यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और हर रोज़ नया नया लेवल क्रॉस कर रहे हैं। अब नए नए लेवल क्रॉस करने की बात से ही मतलब कहने का मतलब ये है कि आज वो अगर मान लीजिए पाकिस्तान का विरोध करते हैं तो दूसरे दिन पाकिस्तान की आर्मी का विरोध करते हैं। पाकिस्तान के अंदर उनकी गवर्नमेंट को कुछ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी को क्रिटिसाइज़ करना है बहुत बड़ी बात होती है। तीसरे दिन वो ये कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम सड़कों पर निकलेंगे, और चौथे दिन ये बोलते हैं कि भाई हम जो है वो ये कारगिल वाला रास्ता खोल दीजिए, हम वहाँ पर जाकर मिलना चाहते हैं। देखिए ये दोस्तों, जब आप जब स्ट्रांग होते जाते हैं तब आपकी जो ये एक कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल का बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब जीबी में तो यही हो रहा है, इवन पाकिस्तान के अंदर भी यही हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई डिसेंट बंदे को पूछा जाए कि क्या भाई आपको 1947 में अलग हुए थे सही हुआ, तो तुरंत कहेगा कि अगर आज की सिचुएशन देखो तो ऐसा ही लगता है कि भाई 1947 वाला जो हमारा डिसीजन था वो एकदम गलत था, इसको नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। एक कॉलम शाया हुआ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहजाद चौधरी साहब का। शहजाद चौधरी AVM एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस कॉलम पर इंडिया में अब वहाँ का मीडिया उसने इसको काफ़ी उठाया है, और मैं देख रही थी कि हिंदुस्तान टाइम्स में बाकायदा इसके ऊपर वीडियो उन्होंने बनाई और काफ़ी जगहों पर इस तरह की वीडियोस चल रही हैं जिसमें ये बताया गया कि अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के एनालिस्ट, पाकिस्तान के समझदार लोग, ऐसे लोग वो भी ये आवाज़ उठा रहे हैं और अपने हुक्मरानों को, अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि इंडिया से सीखें या इंडिया की तरक्की की तरफ ज़रा तवज्जो दें। देखें इंडिया कहाँ पहुँच गया, इंडिया की तरक्की की तारीफ़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, ये बात भारत में इस वक्त चल रही है। हमने जब वो वीडियोस देखी हमने कहा चलें देखते हैं ये क्या है। तो जनाब बात ये है कि बहुत अच्छी बात है कि हम उस पॉइंट पर पहुँच गए हैं कि जहाँ पर हमें जो ये कहा गया जाता था कि क्या इंडिया इंडिया लगाई रखी है, क्या मोदी मोदी हो रहा है, तो मैं उनके आर्टिकल से वहीं से स्टार्ट करूंगी जहां पर उन्होंने मोदी की बात की है। देखिए अब हमें मौका मिल गया ना, अब हम कहेंगे कि हम नहीं कर रहे ये, तो भाई ये तो आपके जो हैं वो बड़े पहुंचे हुए बहुत सीनियर ऐसे जर्नलिस्ट जिनके ऊपर तो आप कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, वो भी ये वाली बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तो मान जाइए, अब तो देख लीजिए कि आपने बॉर्डर नहीं खोलना तो खिड़कियाँ दरवाजे ही खोल दें। वो कहते हैं ना कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे रास्ते में गरेबानों के। प्रॉब्लम यह है कि जितनी निचाई और गहराई पर हम पहुंच चुके हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क उतनी ही ऊंचाई और बुलंदी पर पहुंच चुका है, और हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय ये कहने के कि बुचर ऑफ गुजरात। ये कहने से क्या होगा? अच्छा, अगर अब मैंने इसके लिए ये मिसाल दी कि आप चांद पर थूकेंगे तो आपके ऊपर ही आएगा उल्टा, तो इसके ऊपर ये कहेंगे ओहो आपने तो मोदी को कह दिया चांद। नहीं, मैं इंडिया की तरक्की को चांद कह रही हूँ। वो लिखते हैं Modi may be a despised name in Pakistan, but he has done something to brand India which none before him was able to manage. It all comes from one word, relevance. India is relevant to the world, not only in its size, but its
footprints and what matters to the world. It has the 5th largest economy in the world. It is aimed to be the 3rd largest economy in the world by 2037. It is 4th in FE reserves with over 600 billion US dollars. Pakistan currently holds 4.5 only. Its growth rate in GDP matches the best performing economies over the last 3 decades after China. She is projected to stay on that path. Last उनका पैराग्राफ है, it is time to recalibrate our policy towards India and be bold enough to create a tri-nation consensus along with China, focusing on Asia to be the spur of wider economic growth, or we may be reduced to the footnote of history. मेरा जो क्वेश्चन आज का वो ये है कि गिलगित का जो लोग हैं बड़े एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ कि हम इधर राइट नहीं मिल रहे, और बात यहाँ तक आप पहुँचे वो कह रहे हैं कि अगर हम इंडिया के साथ मिलना चाहें तो इंडिया के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि लोग नहीं। मैं खुद गिलगित के रहने वाला हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग हैं जो इंडिया के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल जाएं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई हमें देता है, ना कोई खाने को देता है, ना पीने को देता है, ना कोई आटा मिल रहा है, ना कोई चीनी मिल रही है, ना कोई नमक मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ तकों के अलावा कोई चीज़ नहीं इधर मिल रही। फिर भी हम तो अपना मुल्क तो अपना ही होता ना, अपने मुल्क को क्या ढूई सेकनी है अपने मुल्क की, जहाँ पे रह के तंगदस्तियाँ देखनी है, जहाँ पे रह के तकलीफें उठानी है, उस अपने को क्या करना है, अपनों से तो गैर अच्छे हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा है इंडिया के साथ आप मिल जाओगे तो इंडिया आपको बाहर चीज देगा? पाकिस्तान से तो बेहतरी रखेगा, हमें ये लग रहा है। बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। यार बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ ना। पाकिस्तान में क्या है, इधर जाओ रोड पे खड़े होके पुलिस वाले रोक लेते हैं, हाँ भी तलाशी दे, कोई भी चीज़ ना मिले तो जो जेब में वो छीन के चले जाते हैं। आगे जाओ वाल्टन वाले रोक लेते हैं, ये क्या आपका चलान हो गया है जी, क्या पासपोर्ट नहीं था ये। ठीक है, हम लोग हर चीज़ कहते हैं हुक्मरान हमारे गलत है, ये गलत है, यार हम लोग खुद ठीक है। हम हुक्मरानों को गलत नहीं कह रहे, हम अवाम को गलत कह रहे हैं, अवाम ही अवाम को लूटी जा रही है। हुक्मरानों को क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो अपनी कश्मकश में है, वो कहते हैं हमारा ही सीट है। हाँ, गिलगित के हालात किस तरह के हैं, अगर आप उधर रहते हैं तो बताएं जरा, क्या उधर चल रहा है? उधर बहुत कुछ गलत चल रहा है इस दफ़ा, यानी कि इस वक्त तो ना कोई चीज़ मिल ही नहीं रही उधर, ना खाने को ना पीने को, बहुत हालात मंदे जा रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं गुर्बत से। बड़े लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मुल्क है ना वो सिर्फ पंजाब पे तवज्जो देता है, पंजाब के अलावा बाकी सारे को फारग किया हुआ है। पंजाब तो ठीक है ना, पंजाब सही है, बाकी गिलगित का हमारा ही सहना, हम लोग कहते हैं यार कश्मीर चाहिए हमें। ऐसा तो फिर आप उधर आके देखभाल क्यों नहीं करते? हम क्या, हमारा कोई नहीं वाली वर्ष है? अच्छा यार, अब लोग पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती सुना होगा आपने कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर हमारी शारक है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है, तो हम उसकी इतनी मतलब केयर कर रहे हैं, हमें वो चाहिए। गिलगित जो हमारे पास है, हम लोग उसको खोने के करीब आए हुए हैं। यार फिर ऐसे ही है ना, जब कश्मीर के पीछे क्यों भागते हैं हम लोग, ये क्यों बताए ना? फिर वो कश्मीरी भी हमारे भाई है ना, वो तकलीफ में हमारा हक बनता है उनको जाके सहूलत देना। तो फिर हम लोग अपने गिलगित बल्तिस्तान को क्यों देख रहे हैं? यार गिलगित दूर की चीज़ में नजर हुकूमत है, वो हमें क्यों नहीं जाके देख रही कि हमारे पास कोई पीने को पानी है, खाने के लिए कुछ है? वो तो अपनी कश्मकश में, वो कहता है हमारा आ जाए, हुकूमत आ जाए, वो कहता है हमारी हुकूमत आ जाए, वो ऊपर वाला कहता है हमारी हुकूमत आ जाए, जो नीचे वाला दर्जा है वो पीछे जा रहा है। तो आपको तो फिर पता भी होगा क्या चल रहा है हालात गिलगित बल्तिस्तान में, लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह लग रही है आपको? एहतजाज तो यार पूरे पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, हर जगह पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ वाकई में ज़्यादती हो रही है। और यहाँ तक बात आ रही है कि इंडिया के साथ ही मिलना पड़ेगा तो हम मिल जाएंगे। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा, मुझे पहले ये बताएं। कौन सा इलाका है? कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान या इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने, हमारे यहाँ की फ़ौज ने, हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, ये पाकिस्तान को इस नहज पर ले आए हैं। आप 1971 उठा के देखें, 1971 वाला जो सकूत ढाका था वो अभी नहीं था, हो गया। उसके लिए क्यों हुआ था उसको स्टडी करें, यही कह रहे हैं ना। क्योंकि जब मोदी आया था 2013 के अंदर इंडिया में, उसके बाद से इंडिया का नक्शा बदल गया है। उन्होंने हिंदुत्व का नाम लेके इंडिया को चेंज कर दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में हमारी फ़ौज ने, मैं तो खुल के बोलूँगा, हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मैं अभी आपके साथ एक तस्वीर शेयर करता हूँ, ये मेरे पास सही है। ये फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, ये फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का करंट। फॉरेन मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर, उसका है मास्टर है पॉलिटिकल साइंस में, एमफिल है इंटरनेशनल रिलेशन में, पीएचडी है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, मैं आपको भी दिखाता हूँ। पीएचडी है इंटरनेशनल रिलेशन में, और वो कौन कौन सी लैंग्वेज में बात कर सकता है? वो बात कर सकता है रशियन में, इंग्लिश में, तमिल में, हिंदी में, कन्वेंशनल जापानीज़ में, चाइनीज़ में। और उसके बाद वो उसका डिप्लोमेटिक कैरियर चेक करें, 38 साल का उसका डिप्लोमेटिक कैरियर है। और फिर उसके बाद वो इंडिया का, जिसको वो बोलते हैं ना कि भाई IPS, उन्होंने कहा पिछले दिनों पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ हार्श वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ।
इनका पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी में बयान आया था इनका जयशंकर का। यार देखें, ये है पाकिस्तान उन्होंने कहा दहशतगर्दों को बना देता है। नहीं, मेरी बात सुने, तो इसमें झूठ क्या है? आप मुझे ये बात बताएं, इंडिया भी देता है, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़ा गया था ना। लेकिन उसके बाद नुकसान इन द एंड किसको होता है? आवाम को होता है। मेरा जो ये है कि भाई हमारे दरमियान पूरा यूरोप UN को उठा के देखे यार कहाँ पे सरहद है। हमारे यहाँ पे इन्होंने बाढ़ें लगाई हुई हैं, ईरान के साथ बाढ़ है, चाइना के साथ बाढ़ है, इंडिया के साथ बाढ़ है। आप ये सारी चीज़ें देखें। मैं आपको ये बता रहा था, मैं अब आपको बताता हूँ। ये हमारे जो बिल्लो रानी साहिबा हैं, उनको आप देख रहे हैं, जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं, बैचलर किया हुआ आर्ट्स के अंदर, मतलब आपको किसी भी चीज़ का कोई पता ही नहीं है। ठीक है। और फिर वो हमारी असम्बली की जो रिचेस्ट MNA है वो है। फिर उसके बाद उर्दू उनसे बोली नहीं जाती, जो हमारी कौमी ज़बान है। तो आप कैसे अपनी आवाम को मैं अभी आपसे किस में बात कर रहा हूँ? उर्दू में बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपका चैनल अवामी चैनल है। मैं आवाम को अपना जो मैसेज है वो उर्दू में कन्वे नहीं करूँगा, तो मैं कैसे किसी के साथ बात कर सकता हूँ? इमरान खान पठान ज़रूर है, लेकिन क्या है कि जब वो बात करता है तो वो एक आम बंदे की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे फ़लाँ वज़ीर को या मेरे फ़लाँ MNA को ये चीज़ चाहिए। वो जब भी बात करेगा आवाम की बात करेगा। ये एक अवामी जो बंदा होता है उसका ये एक रिएक्शन होता है। अभी जो आपने बात की गिलगित बल्दिस्तान की, तो वहाँ पे देखें, बात पता क्या है, आपको अगर रोटी नहीं ना मिलेगी तो आपको अपना बाप भी बुरा लगेगा। ये एक फैक्ट है कि अगर बाप का काम क्या है कि आपको रोटी देना, अगर आपका बाप आपको रोटी नहीं ना दे सकता, आपको बाप बुरा लगेगा। इसी तरह जो रियासत का सरबराह होता है, हमारे यहाँ पे सरबराह अनफॉर्चुनेटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को समझा जाता है, जबकि ये गलत है। तालिबान ने अफगानिस्तान के टीवी पर बैठकर पाकिस्तान को क्या क्या कहा है? څه فکر کړی چې طالب به د تا د لاس آله وګرځي، څه چې ته وایې هغه به کوي، له هندوستان سره به اړیکې ستا په رابطه ساتي، د تا په خواکه به ساتي। जयशंकर जी इस वक्त रशिया के अंदर हैं, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, कुछ नया वहां पर सलाह मशवरे हो रहे हैं, कोई प्लान हो रहा है। बहुत जरूरी एग्रीमेंट साइन करी हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ कुदनकुलम पावर प्लांट इन तमिलनाडु। ये पाकिस्तान को बोल रहा है तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा बहुत भी शर्म है तो जाकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश से वो 95,000 पतलूने लेके आओ जो तुम्हारी पतलूने उतारी हैं। जो तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको रशिया के साथ मिलके बनाएंगे। रशिया की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रिएक्टर्स वगैरह उनके साथ मिलके कंबाइन करके बनाएंगे। ये डायरेक्ट झटका है अमेरिका को। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। रूस ने हमें तब सपोर्ट करा था जब हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा। हमारी यानी भारत और रूस की का जो रिश्ता है दोस्तों, वो बहुत पुराना है यार, बहुत पुराना है। पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर अपने आप को तैयार कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल रेडी कर रहा है कि किस तरीके से हम FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं। तुम्हारे अंदर अगर दम है तो कारगिल के जंग के बारे में बात करो। बाकी जंगें जो तुम लोग लड़े हो हिंदुस्तान के साथ, जो भी जंगें लड़ी है तुमने अपने लोगों को मारा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? तमीज से, तमीज से। आपने कल के रहने वाले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, लेकिन हाफिज सईद को, जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, उसको आपने हाउस अरेस्ट करके रखा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर है वो अलग अलग कंट्रीज़ की विजिट करके इंडिया के बेनिफिट में जो होने वाली चीज़ है उसको यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। चाहे रशिया के साथ मिलकर जो तमिलनाडु में न्यूक्लियर प्लांट बनाना हो, मतलब यहाँ पर बात यही हो रही है कि भाई अमेरिका इतनी बड़े लेवल पर मना कर रहा है कि भाई आप मत कीजिए, फिर भी इंडिया नहीं मान रहा है और रशिया के साथ अपने रिलेशन वैसे ही मेंटेन कर रहा है जैसे पहले था। और अगर मान लीजिए कि इंडिया को रशिया की ज़रूरत है, अमेरिका की ज़रूरत है, तो अमेरिका के साथ भी उतने ही रिलेशन मेंटेन रखता है। मतलब यहाँ पर इस लेवल की बात हो रही है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अगर ध्यान में रखें तो मतलब एक अलग लेवल की एक इम्पोर्टेंस अब मिल रही है कि देखिए पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई है, लेकिन इंडिया वैसा का वैसा न्यूट्रल है। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान की बात करते हैं यहाँ पर, तो पाकिस्तान की अंदर बात क्या हो रही है कि पाकिस्तान अब कभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। मतलब ज़रा सोचिए कि इतने सालों तक इतना सदाबहार मेंबर रहने के बाद अब और भी एक बार सिचुएशन आ सकती है कि पाकिस्तान जो है FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके कंट्री के अंदर
जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कहे कि इस टाइप की चीज़ होती है, खास करके आतंकवाद को लेकर, तो आपको FATF की लिस्ट में डाला जाता है। पाकिस्तान सदाबहार मेंबर है, आज नहीं तो कल फिर से FATF की लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जंग का मसला बहुत सीरियस हो गया ये, और अब तालिबान क्या बोलते हैं, एक वीडियो लेके आया हूं, ट्रांसलेट करके बताऊंगा। इसको सुनिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान के टीवी पर बैठकर पाकिस्तान को क्या क्या कहा है। यकीन करें, अगर पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी शर्म नाम का कोई पुर्जा है ना, तो यह वीडियो देखने के बाद ना शक्ल ना दिखाए कभी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को। तो चलें दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ट्रांसलेट करके बताऊंगा, जरा सुनिए आप गौर से। څه فکر کړی چې طالب به د تا د لاس آله وګرځي، څه چې ته وایې هغه به کوي، له هندوستان سره به اړیکې ستا په رابطه ساتي، د تا په خواکه به یې ساتي، له مسکو له نورې نړۍ سره به یې د تا په خواکه ساتي. په تیرو مذاکراتو کې هم دوی دغه کوشش کړی ده چې دغه مذاکراتي ټیم په قطر کې انحصار کې وساتي. अब ये जो कहा ये ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। ये पाकिस्तान को बोल रहा है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तालिबान की सरकार आएगी तो क्या वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी? तुम क्या समझ रहे थे कि जब तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाएंगे, जो तुम बोलोगे वही हम करेंगे? तुम्हारे कहने पे हम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करेंगे, तुम्हारे कहने पे नहीं करेंगे। तुम होते कौन हो? तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा बहुत भी शर्म है तो जाकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश से वो 95,000 पतलूने लेके आओ जो तुम्हारी पतलूने उतारी हैं। तुम्हारे अंदर अगर दम है तो कारगिल के जंग के बारे में बात करो। बाकी जंगे जो तुम लोग लड़े हो हिंदुस्तान के साथ, जो भी जंगे लड़ी है, तुमने अपने लोगों को मारा है, तुम कभी कोई जंग जीत ही नहीं सकते हो। और ये बोल रहा है कि जब भुट्टो, ये बिलावल जरदारी, कोई भी है वहां का, जब अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं उससे पहले अपने देश के बारे में बात करो। तुम्हारी अपनी हालत क्या है इस टाइम, तुम लोग खुद किस हालत में हो? और ये बोल रहा है कि क्या तालिबान इतने कमजोर हैं कि वो पाकिस्तान से पूछ के किसी देश के साथ बैठेंगे? पाकिस्तान के कहने पे हम जो है रशिया में बैठेंगे, नहीं बैठना, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है नहीं करनी है, तुम्हारे कहने पे हम ये सब करेंगे। अफगानानो ته د نمک حرام خطاب کی نمک حرام معلوم ده، نمک حرام معلوم ده. یو هیواد چې د خپل مسلمان ورور په خلاف باندې خپل اډې، خپل فوز، خپل سیاسون ټول د امریکا په خدمت کې ورکوي، حتی په افغانانو باندې زړه نه یخېږي، خپله مسلمانه لور عافیه صدیقي امریکانو ته حواله کړې ده. دلته د تا فوز چیرته ده؟ د تا استخبارات چیرته دي؟ اسټبلیشمنټ دي چیرته ده؟ پولیس دي چیرته دي؟ دغه 1500 ادارې چې تا په کار اچولي وو د دهشتګردۍ خلاف په جنګ باندې، له امریکا سره د اعانت او کومک وکړه، امریکان د زما په خاوره راوستل. एंकर बोल रहे हैं कि ये लोग नमक हराम बोलते हैं अफगानिस्तान को, हमें, आपको, सबको। तो ये बोल रहे हैं कि नमक हराम सबको पता है कि कौन है, कौन नमक हराम है। नमक हराम तो खुद पाकिस्तान है, और खुद पाकिस्तान की हालत यह है कि उसने इतने अरसे अमेरिका से पैसे लेके अपने मुसलमान भाई को मरवाने के लिए रास्ता दिया। तो देखें, ये एक बड़ा, ये ऐसा विजिट है जयशंकर का जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि 6 दिन का विजिट है सर, और 6 दिन का। और एक होता है कि देयर इज नेवर अ कोइंसिडेंस इन जियोपॉलिटिक्स, मतलब कोई भी चीज बगैर मतलब के नहीं होती। यकीन करें, मैं सुबह से हम इसी सोच में डूबे में, हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे कि जयशंकर तस्वीरें क्यों डाल रहे हैं ट्विटर पे, होटल के सामने, क्रेमलिन के सामने। उस पोस्ट कार्ड की क्या सिग्निफिकेंस है, जियोपॉलिटिकली क्या सिग्निफिकेंस है, जयशंकर ने जो टोपी पहनी हुई है उसका क्या मतलब है? हम भी सुबह से बैठ के यही सोच रहे हैं, क्योंकि ये कुछ हिंट्स होती हैं जो आपको पकड़ ले वो पकड़ ले, तो उसको बात समझ में, उसको बात है ना और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाती है। अच्छा, ये इसमें ये भी होता है, किसी को खुश करने के लिए और किसी को जलाने के लिए, ये भी हो सकता है ये सारी पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भले रशिया में बैठे पर उसका शायद आप उसकी सिग्नल शायद चाइना को दे रहे हो, या शायद आप अमेरिका को दे रहे हो, या यूरोप को दे रहे हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो सिग्नलिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये बहुत कुछ होता है। अब मसला ये ना, जब तक समझ में नहीं आएगी, हमें फिलहाल समझ में नहीं आ रहा इसमें से सिग्नल क्या है, तो जब तक सिग्नल ही नहीं पकड़ में आएगा तो उसको समझना तो फिर दूर की बात है ना। तो वो चीज है।
देखें कुछ सिग्निफिकेंट चीजें बताऊं तो देखें, आर्टिक के ऊपर बात होगी, क्योंकि आर्टिक सर्कल में इंडिया इज द ओनली पार्टनर ऑफ रशिया, और आर्टिक सर्कल में जो नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू है $10 ट्रिलियन है। जो सेकंड खबर अब आ चुकी है कंफर्मेशन कि जो तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको रशिया के साथ मिलके बनाएंगे। रशिया की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रिएक्टर्स वगैरह उनके साथ मिलके कंबाइन करके बनाएंगे। ये डायरेक्ट झटका है अमेरिका को। याद हो तो मोदी जी जब गए थे तब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भी बात हुई थी, सिविल न्यूक्लियर जो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी और पावर प्लांट्स का, तो ये तो सीधा सीधा अमेरिका को जवाब मिल चुका है। इसके अंदर यूथियों का भी लेना देना है। वो इस तरीके से है कि यमन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दशकों से रशिया की रही है। यमन में रशिया के पास एयरबेस वगैरह भी थे, अभी का मुझे नहीं पता पर एयरबेस थे इनके पास दशकों तक, शायद अभी भी हो। तो ये जो यूथियों और इंडिया का और रेड सी का जो मामला चल रहा है, इसके अंदर रशिया का भी एक रोल बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले हो सकता है।